सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। एक दो मैसेज देना चाहता हूँ बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन। पहला ये है कि आपने अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना होता है ड्यूरिंग द वीक या अगले हमारे स्पीकर से, तो प्लीज़ यूज़ हैशटैग आस्क सरमाया और अपना क्वेश्चन ट्वीट कर दें विद दिस हैशटैग। सो मैं और सरमाया की टीम उनको कलेक्ट कर लिया करेंगे, सारे जो क्वेश्चंस आप पूछेंगे, और कोशिश करेंगे उनको आंसर कर दिया करें अगली डिस्कशन में। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग, मैं ये सरमाया कम्युनिटी का एक फेस पेज है, उधर भी देखता हूँ अम, कि बहुत सारे लोगों ने सरमाया पोर्टल को एक्सेस नहीं किया, सरमाया.pk। अगर पोर्टल को चेक करें तो आपको वहाँ पे बहुत सारा डेटा मिलता है, आपको PSX की डेटा साइट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो बहुत थोड़ा डेटा अवेलेबल है वहाँ पे। तो अगर आप पोर्टल पे जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको बहुत सालों का पुराना डेटा मिल जाता है, आप कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट स्टॉक्स को। उसके अलावा उस पे आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। मैं हमेशा अपना एक्सेल में बना के रखता था पोर्टफोलियो, जब मुझे पता चला सरमाया पोर्टल का, तो उसके बाद मैं एक्सेल तो यूज़ नहीं करता। वंडरफुल पोर्टल है, आपको वो परसेंटेजेस बता देता है आपके पोर्टफोलियो की, प्रॉफिट डेली और ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस शो कर देता है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको वहाँ पे सक्सेस रेट भी बताता है, कितनी विन और कितनी लॉस की ट्रेड्स आपने की हैं। उसके बाद एक और चीज़ जो अभी मैं इस हफ्ते भी देख रहा था फेसबुक कम्युनिटी पेज पे, लोग नॉर्मली SCS के चार्ट्स यूज़ करते हैं। SCS के चार्ट्स पे बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो वो शायद जो डेटा होता है वो टाइम टू टाइम उसको डिलीट कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। तो अगर आप सरमाया पोर्टल पे जाते हैं तो स्टॉक्स वाले टैब में आप देखेंगे ट्रेडिंग व्यू का ऑप्शन, तो वहाँ पे आपको PSX का चार्ट लाइव मिलते हैं। तो आपने अगर सरमाया पोर्टल पे अकाउंट बनाया हुआ है और आप उन चार्ट्स को एक्सेस करते हैं, तो वहाँ पे आप डिफरेंट चार्ट्स को सेव कर सकते हैं, अपनी वर्किंग, अपने टेम्पलेट्स को सेव भी कर सकते हैं। जब मर्ज़ी आप एक्सेस करें, वो डिलीट भी नहीं होते। तो मेरा ख़्याल है इंस्टेड ऑफ यूज़िंग SCS चार्ट्स आपको ट्राई करने चाहिए सरमाया के चार्ट्स भी। और आखिर में सरमाया की मोबाइल ऐप, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ लाइक बाई का। अम, मैं ऑफ़िशियली तो सरमाया के साथ लिंक नहीं हूँ, बट आई शेयर माय पैशन विद लाइक बाई एंड सरमाया टीम। तो मैंने कई दफ़ा लाइक बाई को फीडबैक दिया था सरमाया मोबाइल ऐप का, जो कि एंड्रॉयड और आईफ़ोन दोनों पे अवेलेबल है। तो मेरा ख़्याल है अगर आप ट्रेडर हैं या इवन इन्वेस्टर हैं, तो सरमाया मोबाइल ऐप इज़ अ बेहतरीन ऐप फॉर PSX। वो वहाँ पे आप अपना सारा पोर्टफोलियो या जो भी इंडेक्स को, बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं मोबाइल ऐप पे। आप प्लीज़ उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सॉरी फॉर दिस लिटिल बिट लॉन्ग मैसेज। ताहा भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, सारे ऑडियंस का बहुत-बहुत शुक्रिया। अम, आधे घंटे के बाद या 35 मिनट्स के बाद मैं माइक आपको सबको दूँगा। आप अपने क्वेश्चंस ताहा भाई से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तब तक मैं थोड़े से, मेरे पास क्वेश्चंस हैं, वो मैं ताहा भाई से पूछूँगा और मे बी उनमें आपके कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी आंसर हो जाएँ। तो उसके बाद फिर आपको माइक दूँगा, आप प्लीज़ माइक पे रिक्वेस्ट करेंगे। मैं स्पीकर बनाऊँगा और लेफ्ट साइड में आप नीचे हार्ट की इमोजी है, वहाँ पे बिल्कुल राइट साइड में हाथ खड़ा करने का, हैंड रेज़ की एक आइकॉन है, उसको क्लिक करेंगे तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि किसने क्वेश्चन करना है। तो ताहा भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ताहा भाई का फुल नेम है ताहा रहमान खान और ताहा भाई हैं हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रैटेजी एट मल्टीलाइन सिक्योरिटीज़। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम ताहा भाई टू दिस स्पेस। जी, thank you so much for inviting Khizr bhai. And assalamu alaikum to everyone. So let's get started. थैंक यू। Khizr bhai, या आप क्वेश्चंस को तरतीब देंगे या मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं पहले इंडस्ट्री को? हम इस तरह स्टार्ट कर लेते हैं कि यू कैन स्टार्ट विद द करंट डायनामिक्स ऑफ ग्लोबल स्टील बिजनेस। तो हम ग्लोबल व्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम लोकल पे आ जाएंगे एंड देन विल गो फर्दर डाउन। जी प्लीज गो बेहतर। अहेड।
Assalamu alaikum everyone. This is Tahar Iman. I'm heading investments and strategy at Multiline Securities. मेरा इक्विटी मार्केट और कैपिटल मार्केट्स का तकरीबन 7 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और मैं पिछले 7 साल से जो पर्टिकुलरली पाकिस्तान की स्टील मार्केट और ग्लोबल स्टील मार्केट को स्टडी कर रहा हूँ. Starting off with the global steel dynamics, as Khizr Bhai has questioned. So, uh, before coming on to Pakistan's steel market, it's very important to understand the global steel perspective, because Pakistan itself is a net importer of steels. So, हमारी जितनी भी जो जिस किस्म का भी इम्पैक्ट आता है पाकिस्तानी बाजार पे या पाकिस्तानी स्टील मार्केट के ऊपर, वो सारा फ्लो होता है फ्रॉम द इंटरनेशनल स्टील डायनामिक्स. ग्लोबल स्टील डायनामिक्स पे आने से पहले थोड़ा सा हम डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन समझ लेते हैं कि ग्लोबल स्टील चल किस तरह रहा है, मनूवर किस तरह हो रहा है, कौन सबसे ज़्यादा किस कंट्री में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और टोटल दुनिया में स्टील प्रोड्यूस कितना होता है. तो सारे प्रोडक्ट्स मिला के ग्लोबल पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखें तो स्टील प्रोडक्ट्स जो है दो कैटेगरीज में बाइफरकेट हुए में, इन ब्रॉडर टर्म्स दो कैटेगरीज में बाइफरकेट हुए हैं. फिर उन दो कैटेगरीज की बहुत सारी फर्दर सब कैटेगरीज हैं. तो जो दो ब्रॉडर कैटेगरीज हैं ग्लोबल स्टील में भी अगर आप देखें तो एक है लॉन्ग स्टील और एक है फ्लैट स्टील. तो लॉन्ग और फ्लैट स्टील दो बड़ी ब्रॉड कैटेगरीज हैं ऑफ स्टील विच इज प्रोड्यूस्ड ग्लोबली. लॉन्ग स्टील और फ्लैट स्टील में मैं डिफरेंस आपको समझा देता हूँ, बहुत ईजी है टू अंडरस्टैंड, और दोनों के बिजनेस डायनामिक्स बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ है, और कंजम्पशन भी दोनों की डिफरेंट इंडस्ट्रीज या डिफरेंट पर्पजेस के लिए होती है. सो लॉन्ग स्टील is basically more construction related and it's considered as a construction material, जिसको हमारी नेटिव जबान में सरिया कहलाते हैं. तो लॉन्ग स्टील इज बेसिकली सरिया. तो ग्लोबली जितना भी सरिया प्रोड्यूस होता है वो कैटेगराइज होता है इन द कैटेगरी ऑफ लॉन्ग स्टील्स. दूसरी स्टील की जो बड़ी कंजम्पशन है, बल्कि इनफैक्ट पाकिस्तान की मार्केट से अगर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस होता है वो लॉन्ग स्टील होता है और कंज्यूम भी लॉन्ग स्टील होता है, बिकॉज पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग इकॉनमी. वेर एज ग्लोबली जो है सबसे ज़्यादा जो मिकदार में स्टील प्रोड्यूस होता है वो फ्लैट स्टील होता है, और फ्लैट स्टील का सबसे मेजर कंजम्पशन मैट्रिक्स जो है वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. फ्लैट स्टील को हम नेटिव ज़बान में कहते हैं जो हमारे यहाँ स्टील की चादर जैसे कहलाया जाता है, जिससे जो गाड़ियों के फेंडर्स और गाड़ियों की आउटर स्कर्ट्स या पूरी बॉडी के अंदर जो स्टील यूज होता है वो फ्लैट स्टील मटेरियल होता है. अच्छा, तो ये दो ब्रॉडर सब कैटेगरीज हैं स्टील की. लॉन्ग स्टील के अंदर बहुत सारे और डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं, जैसे गार्डर्स हैं, चैनल्स हैं, एंगल्स हैं, अ, जो कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल से रिलेटेड हैं. और फ्लैट स्टील की बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं, जिसमें कोल्ड रोल्ड स्टील कॉइल्स होते हैं, हॉट रोल्ड स्टील कॉइल्स होते हैं, गैल्वेनाइज स्टील कॉइल्स होते हैं, प्री पेंटेड गैल्वेनाइज स्टील कॉइल्स होते हैं, और एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इसकी बहुत सारी फर्दर और सब कैटेगरीज के अंदर फर्दर प्रोडक्ट्स और ऐड होते जाते हैं जो कि ग्लोबली फ्लैट स्टील के अंदर प्रोड्यूस होते हैं. स्पेशलाइज स्टील मटेरियल्स में आपके फिर क्या कहते हैं स्टेनलेस स्टील कॉइल्स आ जाते हैं. तो जितना भी फ्लैट स्टील प्रोड्यूस होता है वो कॉइल की शक्ल में दे दिया जाता है, और फिर उस कॉइल को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जो भी इंडस्ट्री कंज्यूम कर रही है उसको सप्लाई किया जाता है. तो जो भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है वो या तो CRC विच इज कोल्ड रोल्ड स्टील कॉइल, या प्री गैल्वेनाइज स्टील कॉइल, जिसको जिसका एब्रीविएशन GC है, वो कंज्यूम करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एंड मैन्युफैक्चर व्हीकल्स एंड अदर ऑटोमोबाइल्स एंड मोटरसाइकिल्स एज वेल. तो ये ब्रॉडर सब कैटेगरीज हैं स्टील की, और मैंने प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन आपको बता दी है. इसके अलावा स्टील के अदर यूजेस जो ग्लोबली हैं, जैसे सीलिंग फैंस वगैरह और ड्रम्स, और जो भी आप देखते हैं जो ऑयल टैंकर्स की जो भी कंटेनर्स होते हैं, ये सब फ्लैट स्टील प्रोडक्ट से बनता है. तो इन द डेवलप्ड इकोनॉमीज देयर इज अ मेजर यूज ऑफ फ्लैट स्टील प्रोडक्ट इन कंपैरिजन टू आवर डोमेस्टिक इकोनॉमी. अच्छा, दूसरी चीज स्टील डिमांड एक्चुअली मनूवर कहाँ से हो रही है, और विच कंट्री इज एक्चुअली लीडिंग द प्राइसेस. इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि टोटल
दुनिया में स्टील सारी कैटेगरीज मिला के प्रोड्यूस कितना होता है, तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड स्टील 2021 की जो फिगर है टोटल स्टील प्रोडक्शन की, वो अराउंड 1.9 बिलियन टन है। 1900 मिलियन टन समझ लें, या 1.9 बिलियन बिलियन टन। और इस 1.9 बिलियन टन के अंदर अलोन 53% प्रोडक्शन जो है चाइना इटसेल्फ करता है खुद। तो लगभग 1.1 बिलियन टन, 1 अरब टन के करीब जो है चाइना अकेले प्रोड्यूस करता है, और बाकी 900 मिलियन टन जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्रोड्यूस करती है। और सबसे बड़ा प्लेयर जो है प्रोडक्शन वाइज अगर आप देखें स्टील में, तो चाइना है। देन लेट्स गेट इनटू कंजम्पशन डायनामिक्स। सो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी चाइना है स्टील का, एंड सबसे बड़ा कंज्यूमर भी चाइना इटसेल्फ, एंड सबसे बड़ा नेट इंपोर्टर भी स्टील्स का चाइना ही है इटसेल्फ। सो whatever steel is being produced in the world, and whatever the pricing dynamics are, whatever the costing dynamics are, they actually uh, take a lead from what China is doing in the steel market. If China becomes an aggressive buyer, the prices starts going up. If China's economy slows down, the prices starts to shed down further. The prices starts to get a bit softer. So all of the global steel dynamics include whatever the stance China is taking on its consumption and how is its economy is maneuvering. तो वही impact जो है global steel prices के ऊपर फौरन पड़ना शुरू होता है। करंट ग्लोबल स्टील डायनामिक्स को अगर प्राइसिंग के ऊपर बात करें कि अभी आजकल के हालात में ग्लोबल स्टील्स में क्या हो रहा है, तो सिंस आपको पता है कि पोस्ट कोविड सारी इकॉनमीज ने जो है अपनी ग्रोथ को टेपर ऑफ करने के लिए हर जगह जो है इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आए थे, और ग्रोथ को स्लो डाउन करने के लिए इकॉनमीज ने सबने मेजर लिए और इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया है। यहाँ कनाडा में भी अभी परसों दोबारा एक 50 बेसिस पॉइंट का हाइक हुआ है। सो US is continuously uh, uh, making its monetary policy a bit tighter. वहाँ भी मॉनेटरी टाइटिंग चल रही है, यूरोप में भी चल रही है, कनाडा में भी चल रही है। इन एवरी इकॉनमी देयर इज अ सिचुएशन the uh, where the federal bank is trying to lower down the consumption via hiking of interest rates. तो सारी दुनिया में ही एक स्लो डाउन की का माहौल पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से डायरेक्टली जो है स्टील की डिमांड या वेरियस प्रोडक्ट्स ऑटोमोबाइल्स फॉर स्पेसिफिक ऑटोमोबाइल्स की डिमांड को अगर देखें दो, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को देखें, रियल एस्टेट मार्केट को देखें, तो सभी आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो एंड प्रोडक्ट है, जो जहाँ जहाँ कंज्यूम, जैसे मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का नाम लिया, तो अगर ऑटोमोबाइल मार्केट डायरेक्टली किसी भी इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन होती है, तो वो जो रॉ मटेरियल परचेज करी है विच इज स्टील, फ्लैट स्टील प्रोडक्ट, उसकी डिमांड भी स्लो डाउन होगी, और सो एंड सो फोर्थ। वो एंड रॉ मटेरियल मार्केट के ऊपर भी और प्राइसेस के ऊपर भी उसी तरह इम्पैक्ट करेगी। होता क्या है स्टील मार्केट के अंदर कि ग्लोबली भी अगर आप देखें तो जो भी सप्लाई चेन है, इंसेप्शन फ्रॉम वेयर द प्रोडक्ट इज बीइंग सोर्स, तो सबसे पहले जो मेन रॉ मटेरियल है फॉर प्रोसेसिंग स्टील्स इवन ग्लोबली इज आयरन ओर। और आयरन ओर जो है वो फर्दर प्रोसेस होता है फॉर अदर स्टील प्रोडक्ट्स। आयरन ओर की प्रोसेसिंग से फर्दर जो है फिर फ्लैट स्टील का हॉट रोल्ड कॉयल बनता है, हॉट रोल्ड कॉयल को फर्दर प्रोसेस करके कोल्ड रोल्ड स्टील कॉयल बनता है, कोल्ड रोल्ड स्टील कॉयल को फर्दर प्रोसेस करके जो है प्री पेंटेड गैल्वेनाइज स्टील कॉयल बनता है, या गैल्वेनाइज स्टील कॉयल बनता है। तो इस जो प्रोडक्ट जो इंसेप्शन में यूज होता है या माइन होता है वो है आयरन ओर। सो इफ किसी एक प्रोडक्ट की फॉर इंस्टेंस ऑटोमोबाइल कंज्यूम करती है कोल्ड रोल्ड स्टील कॉयल विच इज CRC, तो अगर उसकी डिमांड इम्पैक्ट होगी तो पीछे सप्लाई चेन में सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड इम्पैक्ट होगी और प्राइसेस इम्पैक्ट होगी। सिंस स्टील्स के अंदर भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है कि आपने किसी लेट्स सपोज के HRC की प्राइसेस जो हैं वो आज से 1 साल पहले तकरीबन $1100 पर टन के ऊपर पहुंच गई थी, क्योंकि डिमांड बहुत बूम कर रही थी। चाइना वाज एन एग्रेसिव बायर, एवरी इकोनॉमी देयर वाज हायर कंज्यूमर स्पेंडिंग गोइंग ऑन,
बहुत ज़्यादा बेतहाशा सेल्स हो रही थी ऑटोमोबाइल्स की, हर इंडस्ट्री बूम कर रही थी, तो प्राइसेस भी उस हिसाब से स्काई रॉकेट कर रही थी बिकॉज देयर वाज डिमांड विच वाज इन एक्सेस ऑफ सप्लाई। सो स्टील प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए सबसे पहले जो भी इंडस्ट्री जो स्टील प्रोडक्ट्स को यूज करती है वो अपनी नजरें रखती है कि चाइना क्या कर रहा है आगे। और अगर चाइना अग्रेसिव बायर है तो आगे के डायनामिक्स ये बताते हैं कि प्राइसेस विल कंटिन्यू टू राइज, और अगर चाइना की डिमांड स्लो डाउन हो रही है तो प्राइसेस शायद कंट्रोल में आ जाएं या नीचे आ जाएं। तो वो उस चीज को मद्देनजर रख के अपनी परचेजिंग करते हैं, क्योंकि इफ दे एंड अप बाइंग एक्सपेंसिव, लेट्स सपोज कि $1100 पर टन पे उन्होंने परचेज की और आगे इकॉनमीज थोड़ा सा स्लो डाउन हो गई, लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो डाइल्यूट हो गई, जिसकी वजह से प्राइसेस get a bit softer in the later time, or they will end up buying expensive product in the market। तो स्टील के अंदर सबसे बड़ी परचेजिंग के अंदर कोई भी बिजनेसमैन देखता है वो अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि स्टील प्राइसेस आर वेरी वेरी वॉलेटाइल ऑल ओवर द ग्लोब। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, खाली पाकिस्तान के स्टॉक्स वॉलेटाइल नहीं है, स्टील मार्केट भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है ग्लोबली। तो दिनों के हिसाब से जो है वो स्टील की प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं और मनूवर करती हैं। बहुत बाज औकात ऐसा ऐसा होता है कि जैसे रशिया रशिया यूक्रेन की जब वॉर हुई तो उसका भी खासा इम्पैक्ट आया, बिकॉज रशिया इज ऑल्सो अ वेरी बिग प्लेयर इन स्टील मार्केट एंड यूक्रेन इज ऑल्सो वेरी बिग प्लेयर इन स्टील मार्केट। और खासतौर पे ये दोनों प्लेयर्स जो हैं फ्लैट स्टील के बहुत बड़े सप्लायर्स हैं, और रशिया का काफ़ी माल और यूक्रेन का काफ़ी माल जो है वो पाकिस्तान में भी इंपोर्ट और डंप होता है। तो उसके ऊपर फर्दर हम आगे आएंगे इन द लेटर सेशन कि उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं लोकल इकोनॉमी पे या लोकल स्टील मार्केट के ऊपर। तो हाँ, मैं प्राइसिंग के हवाले से बात कर रहा था कि ग्लोबल स्टील प्राइसेस बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हैं। कोई भी छोटा सा इवेंट होता है या कोई भी सप्लाई शॉक आता है या डिमांड पुल फैक्टर आता है तो प्राइसेस विद इन डेज जो है $100 $50 मूव कर जाती हैं। तो ये ग्लोबल स्टील का मैंने थोड़ा सा आप लोगों को समझा दिया कि ओवरऑल सप्लाई डिमांड डायनेमिक्स क्या हैं, चाइना की कैपेसिटी प्रोडक्शन कितनी है, एनुअल टोटल ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन कितनी है। अच्छा, लेट्स गेट इनटू डिटेल्स ऑफ प्लांट स्पेसिफिकेशन के, ताकि कंपेयर कर सकें हम कि इमर्जिंग इकोनॉमीज में जैसे पाकिस्तान है तो जो अंडर डेवलप्ड नेशंस या डेवलपिंग नेशंस जिनको कहते हैं उधर स्टील किस तरह मैन्युफैक्चर हो रहा है और ग्लोबली स्टील किस तरह मैन्युफैक्चर हो रहा है। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो दुनिया में पूरी जिस तरह की मिल्स लगी हैं, जैसे जो डेवलप्ड इकॉनमी है यूएस, चाइना, कनाडा, इन और यूक्रेन, रशिया, ये इधर जितनी भी मिल्स लगी हैं वो इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ मिल्स हैं, जिसके अंदर जो एक सप्लायर है या एक बड़ा प्लेयर है उसके पास जो है अपनी आयरन और माइन भी है, अपना स्क्रैप पिट भी है। स्क्रैप इज अनदर फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल जो कि सरिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए या रीबार लॉन्ग स्टील मैन्युफैक्चरिंग, रीबार इज आल्सो a word for a category of long steel। सरिये को रीबार कहते हैं। तो रीइंफोर्समेंट बार इसका पूरा नाम है, तो इट्स द शॉर्ट फॉर्म ऑफ रीइंफोर्समेंट बार इज रीबार सरिया। तो सरिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितनी भी प्रोडक्ट्स जो जो सरिया मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो रिसाइकल्ड स्क्रैप से हो रही है। स्क्रैप इज एक्चुअली वेस्ट मटेरियल जो कि गाड़ियों जितनी भी डिसमेंटल होती हैं ग्लोबली, या जो भी ग्लोबली जितना स्टील प्रोडक्ट जो वेस्ट के फॉर्म में रिकलेक्ट होता है या रिसाइकल होता है उसको स्क्रैप कहलाया जाता है। स्क्रैप की भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं और कैटेगरीज हैं। एक श्रेडेड स्क्रैप स्क्रैप होता है जो कि मिक्सचर होता है सारे फॉसिल स्क्रैप का, जिसमें ऑटोमोबाइल का भी पार्ट होता है, और जो जितना भी स्टील, स्टेनलेस स्टील, आयरन और आयरन रॉड्स, आयरन वायर रॉड्स, या जितना भी स्टील प्रोडक्ट जो है वो रिसाइकिल होके कलेक्ट होता है वेस्ट की फॉर्म में, उसको एक जगह जमा कर लेते हैं और वो श्रेडेड स्क्रैप कहलाता है। फिर हैवी मेटल स्क्रैप होता है जिसमें से थोड़ा सा उस स्क्रैप को, जो श्रेडेड स्क्रैप को थोड़ा सा फर्दर जो उन्होंने प्रोसेस करके या उसमें से पिक एंड चूज करके जो मोर Fe कंटेंट मटेरियल विच इज मोर आयरन कंटेंट मटेरियल वो सेपरेट किया होता है, तो वो हैवी मेटल स्क्रैप कहलाता है। तो दो बड़ी कैटेगरीज ऑफ स्क्रैप आर श्रेडेड स्क्रैप एंड HMS विच इज हैवी मेटल स्क्रैप। सो
ये जो स्क्रैप है, जो मैं आप पहले डिस्क्राइब कर रहा था कि ग्लोबली स्टील बनता किस तरह है। सो जो इंटीग्रेटेड मिल्स हैं, वो पूरी दुनिया में हैं तो सही, डेवलप्ड इकोनॉमीज में ज्यादा है लेकिन कम मिकदार के अंदर है। वेरी फ्यू प्लेयर्स हैव इंस्टॉल्ड एन इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ प्लांट ऑफ स्टील, जो रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग भी खुद कर रहे हैं और रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग के बाद एंड फिनिश प्रोडक्ट भी खुद बना रहे हैं। वेयरएस जो मेजॉरिटी प्लेयर्स हैं स्टील्स के अंदर ग्लोबली, वो सब अपना मटेरियल रिसाइकल्ड मटेरियल से, अपना फिनिश गुड रिसाइकल्ड मटेरियल से बना रहे हैं, विच मींस दैट रीबार प्लेयर्स जितने भी हैं ग्लोबली या इंटरनेशनली, या फ्लैट स्टील प्लेयर्स जो हैं ग्लोबली इंटरनेशनली, वो प्रोसेस्ड या सेमी फिनिश प्रोडक्ट को खरीदते हैं और उसको फर्दर रीप्रोसेस करके अपना एंड फिनिश गुड बनाते हैं। तो ग्लोबली स्टील्स के जो दो कैटेगरीज हैं, पहले एक कैटेगरी पे कर लेते हैं विच इज लॉन्ग स्टील्स यानी सरिया प्लेयर्स। तो सरिया प्लेयर्स के अंदर दो प्लांट की फॉर्मेशंस होती हैं। एक जो है वो फर्नेस होती है, जिसमें जो है पहले जो रिसाइकल्ड मटेरियल आपने परचेज किया है उसको पिघलाया जाता है और उसको मोल्टन आयरन या मोल्टन स्टील की फॉर्म में, पिघला हुआ लोहा जिसको कहेंगे, उस फॉर्म में जो है तब्दील कर दिया जाता है। और उस फर्दर फर्नेस के बाद जो सेकंड प्लांट जो उस प्रोडक्ट को, सेमी फिनिश प्रोडक्ट को कन्वर्ट करता है इनटू फिनिश प्रोडक्ट, वो कहलाता है रोलिंग मिल। तो दो दो प्रोसेस हो गए इस लॉन्ग स्टील बनाने के, और दो दो प्लांट्स होते हैं एक एक कंपनी के पास usually which are required to produce a long steel rebar product, जो है फर्नेस जिसमें मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है स्टील को, और फिर उसको बिलेट की फॉर्म में शेप कर दिया जाता है, और फिर बिलेट जो है वो रोलिंग मिल के अंदर जाता है और रोलिंग मिल उसको कन्वर्ट करती है इनटू रीबार विच इज सरिया। सो जो इंडक्ट फर्नेसेस हैं उनकी भी कई टाइप्स हैं ग्लोबली अगर देखा जाए तो। एक ब्लास्ट ऑपरेटिंग फर्नेस होती है, एक इंडक्शन फर्नेस होती है, एक इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस होती है। तीनों के फायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं, एफिशिएंसीज भी हैं, तीनों में इनएफिशिएंसीज भी हैं, डिपेंड करता है। इट्स अ बिट टेक्निकल टॉपिक टू डिस्कस ऑन, बट सिर्फ बेसिक आपको बता रहा हूँ कि तीन तरह की फर्नेसेस होती हैं। मेजर डिफरेंस मैं बता देता हूँ। ब्लास्ट ऑपरेटिंग फर्नेस जो है वो, उसके अंदर मेनली आयरन ओर प्लस रिसाइकल्ड मटेरियल को पिघला के यूज किया जाता है। और जो जो इंटीग्रेटेड मिल्स होती हैं जिनकी अपनी सोर्सिंग ऑफ आयरन ओर होती है या अपनी माइंस होती हैं, उनके पास यूजुअली ब्लास्ट ऑपरेटिंग फर्नेस होती है, बट वो थोड़ा इन्वायरमेंटल हैजर्डस प्रोसेस है टू मेक स्टील्स। तो कई जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो उसको बड़ा डिस्करेज करती हैं ड्यू टू ईएसजी कंप्लायंस। ईएसजी अगर आपको पता हो तो एक इमर्जिंग जो है टॉपिक है इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। बहुत सारी जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो उसको ईएसजी कंप्लायंस को बड़ी तरजीह देती हैं। और जो ईएसजी एक्चुअली स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस कंप्लायंस। तो उसके कुछ स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, अगर कुछ कंपनीज जो है उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा नहीं उतरती तो बहुत सारे जो क्रेडिटर्स हैं वो उनको लेंड नहीं करते, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स या बड़े हेज फंड्स या बड़े म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, बैंक या बड़ी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जहाँ से फ्लो होती है वो डिस्करेज करते हैं उन कंपनीज में अपना पैसा डालने से जो ईएसजी कंप्लायंस को फॉलो नहीं करती। तो कोई कंपनी अगर इस तरह के प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है तो उसको डेट रेस करने में या कैपिटल को रेस करने में भी काफी इश्यूज आएंगे अगर वो ईएसजी कंप्लायंस पे पूरा नहीं उतरती। तो बीओएफ यानी ब्लास्ट ऑपरेटिंग फर्नेस जो है वो यूज तो होती है ग्लोबली कई जगहों पे, लेकिन अब उतनी ज्यादा यूज नहीं होती जितना 90s के अंदर होती थी, क्योंकि चेंजिंग इन्वायरमेंटल जितने भी इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं उसके हिसाब से उसको काफी डिस्करेज कर दिया गया है। तो द सेकंड फॉर्म ऑफ प्लांट विच इज used I would say more than 60% in the world, which is called induction furnace. Induction furnace जो है वो electrically जो है uh, उसको जो है वो ignite किया जाता है उस furnace को, और उसके फिर इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू उसके अंदर जो है वो लोहा पिघलाया जाता है, और उसके साथ ही एक रीबार रोलिंग मिल अटैच्ड होती है जो कि बिलेट को फिर फर्दर
कन्वर्ट करती है इनटू रीबार। तो दो प्रोसेस हैं जो हैं रीबार या सरिया बनाने के, जिसमें फर्नेस में मेल्ट हुआ, मेल्ट होने के बाद बिलेट यानी एक अ, मैं बाय वर्ड आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि बिलेट होता क्या है। बिलेट एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ चकोर सा रेक्टेंगुलर मटेरियल होता है, जो कि मोल्टन स्टील के बाद बिलेट के फॉर्म में उसको शेप कर दिया जाता है, और बिलेट जो है वो रोलिंग मिल में जाता है, और रोलिंग मिल उसको कन्वर्ट कर देती है इनटू सरिया। तो blast operating furnace, induction furnace, and then the third is electric arc furnace. Electric arc furnace uh, भी एक अच्छा और बड़ा एफिशिएंट स्टील प्रोडक्शन मेथड है, और उसकी भी नई फॉर्म ऑफ मिल्स हैं काफ़ी, और यहाँ पर सप्लाई हो रही हैं बड़े सप्लायर्स जिसके डेनियाली है बड़ा सप्लायर जिसका, मीडा माइक्रो मिल डेनियाली जो एक बड़ा सप्लायर है जिसने ग्लोबली सप्लाई की हुई हैं जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से रिलेटेड जो आगे टेक्नोलॉजी होती है उसकी, मीडा रोलिंग मिल। और हमारे यहाँ एक प्लेयर है आगा स्टील, जिसके पास अभी एक प्लेयर आगा स्टील है और एक अलाहाबाद स्टील ग्रुप है जिसके पास इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस लगी हुई है। आगा स्टील की ज़्यादा ऑपरेशनल रहती है, 4.5 लाख टन की कैपेसिटी है, और दे आर फर्दर गोइंग इनटू द other end of that mill, which is micro mill Danieli, which is called Mida rolling mill. वो चीज़ क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये तीन फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं इन द ग्लोबल स्टील मेथड्स जिस तरह स्टील प्रोड्यूस होता है। मेनली मैंने आपको अभी लॉन्ग स्टील के प्रोडक्शन के ऊपर बात की है। लेट्स गेट इनटू व्हाट हाउ फ्लैट स्टील इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड ग्लोबली। अच्छा, फ्लैट स्टील में भी जो इंसेप्शन रॉ मटेरियल है वो आयरन ओर ही है। तो बहुत सारी इंटीग्रेटेड मिल्स जो हैं यहाँ पे जिनके पास अपना फ्लैट स्टील प्लांट भी है, अपना लॉन्ग स्टील प्लांट भी है, क्योंकि ग्लोबली जैसे अगर आप यूएस की बात करें तो यूएस में एक बहुत फेमस कंपनी है जिसको नुकोर कॉर्पोरेशन जिसका नाम है, उनका अपना जो है फ्लैट स्टील का भी काम है, अपना ही जो है वो लॉन्ग स्टील का भी काम है। तो उनके पास दोनों फॉर्म्स ऑफ मिल्स हैं और दोनों फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेटेड मिल्स हैं, क्योंकि उनके पास अपनी आयरन ओर माइन भी है जिससे वो सोर्स करते हैं आयरन ओर। और फ्लैट स्टील के अंदर जो फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल या सप्लाई चेन है वो इस तरह है कि या तो आपके पास जो है वो HRC का प्लांट हो। HRC इज हॉट रोल्ड कॉइल विच इज द सोर्स रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस कोल्ड रोल्ड स्टील। कोल्ड रोल्ड स्टील कॉइल जो है वो गाड़ियों में यूज होता है, जो मैंने बताया। तो कोई भी कंपनी या कोई भी इंडस्ट्री जो कोल्ड रोल्ड स्टील कॉइल बना रही है, या तो वो हॉट रोल्ड कॉइल सोर्स करके बनाएगी अगर उसके पास जो है रोलिंग मिल है, या फिर अगर उसके पास एक इंटीग्रेटेड फर्नेस है जिसमें वो आयरन ओर मेल्ट कर सके, और उसके पास अगर HRC प्लांट है जिसके थ्रू वो मेल्ट करके आयरन ओर को HRC में तब्दील कर सके, तो वो फिर आयरन ओर सोर्स करेगी। तो इसमें भी फ्लो ऑफ सप्लाई चेन या फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम आयरन ओर है, देन हॉट रोल्ड कॉयल, देन मूविंग ऑन टू कोल्ड रोल्ड स्टील कॉयल। फिर कोल्ड रोल्ड स्टील कॉयल को फर्दर प्रोसेस कर दिया जाता है अदर फॉर्म्स ऑफ स्टील्स, जिसमें प्री पेंटेड गैल्वेनाइज्ड कॉयल आ जाता है या गैल्वेनाइज्ड कॉयल आ जाता है। तो जो यहाँ पर ग्लोबली अगर आप देखें तो मेनली जितनी भी इंडस्ट्रीज, बिकॉज फ्लैट स्टील की ज़्यादा कंजम्पशन है इन द डेवलप्ड इकोनॉमीज, तो majority of the steel plants in the flat steel industry here in developed economies are most integrated plants in the world, जिनके पास अपनी आयरन ओर सोर्सिंग है, अपनी हॉट रोल्ड कॉइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, अपनी CRC रोलिंग फैसिलिटी है, और फिर फर्दर प्रोसेसिंग फैसिलिटीज भी हैं CRC को, जो फर्दर स्टील टाइप्स के अंदर कन्वर्ट करती है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा एक ओवरव्यू है ओवर ग्लोबल स्टील डायनामिक्स, ग्लोबल स्टील की प्लांट की टाइप्स, ग्लोबल स्टील के प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, और थोड़ा सा मैंने आपको प्राइसिंग के ऊपर थोड़ा सा आइडिया दे दिया है। थैंक यू ताहा भाई। अ, बड़े अच्छे अंदाज से आपने ओवरऑल पिक्चर एक्सप्लेन कर दी है। अच्छा, जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, सम टाइम मैं बैठा यहाँ लॉजिस्टिक्स मैनेज कर रहा होता हूँ, तो मैं जब सुबह ऑफिस जाता हूँ तो दोबारा इसको सुन लेता हूँ। तो लाइक भाई और उनकी टीम इस स्पेस को
डाउनलोड करके एप्पल पॉडकास्ट पे भी लगा देते हैं, यूट्यूब अपने सरमाया चैनल पे भी लगा देते हैं ऑडियो, और गूगल पॉडकास्ट पे भी आपको ये मिल जाएगी। तो सम टाइम कुछ अगर लंबे क्वेश्चन हो जाते हैं या आंसर या कुछ मिस हो जाता है, तो आप इसको दोबारा सुन सकते हैं, जिस तरह मैं अगले दिन ऑफिस जाते फिर सुन लेता हूँ इसको। अच्छा ताहा भाई, दूसरा क्वेश्चन है जो क्विकली अगर ब्रीफ कर दे ब्रीफली के, बाद में जाऊँगा। मेरा तीसरा क्वेश्चन है, मेबी आप दोनों दूसरा और तीसरे को एक्सप्लेन कर दें। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि आप पाकिस्तान की जो स्टील इंडस्ट्री है, इसको ग्लोबल इंडस्ट्री से या डेवलप्ड इकोनॉमी से किस तरह कंपेयर करते हैं? और जो तीसरा क्वेश्चन है, मे बी थोड़ा-सा रिलेटेड ही है, कि हमारी जो स्टील सेक्टर है, उसमें टॉप प्लेयर कौन से हैं? वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? और यहाँ पे किस तरह की डिमांड एंड सप्लाई की कैपेसिटी की क्या सिचुएशन है? जी बेहतर, ठीक है। अ, अच्छा, मूविंग ऑन टू द डोमेस्टिक स्टील मार्केट ऑफ डोमेस्टिक स्टील मार्केट, आर पाकिस्तान स्टील मार्केट। तो पाकिस्तान एक बहुत ही छोटी स्टील मार्केट है। जो हमारा टोटल आउटपुट है सालाना, वो अराउंड लगभग 5.8 टू 6.2 मिलियन टन के करीब है, 6 मिलियन टन। तो आप खुद मार्केट शेयर, ग्लोबल मार्केट शेयर और या प्रोडक्शन से, अगर आप ग्लोबल प्रोडक्शन से टोटल कंपेयर करेंगे तो वी आर वेरी नेग्लिजिबल, क्योंकि दुनिया में 2 बिलियन टन ऑफ स्टील प्रोड्यूस करता है होता है, पाकिस्तान 6 मिलियन टन ऑफ स्टील प्रोड्यूस करता है साल में। तो अगर मोटा मोटा जो रफ कैलकुलेट करके मैं आपको अंदाजा दूं, तो पाकिस्तान जितना पूरे साल में बनाता है, उतना चाइना 1 घंटे के अंदर बनाता है। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान की स्टील मार्केट कितनी छोटी है। तो 6 मिलियन टन ऑफ स्टील वी प्रोड्यूस एनुअली। अच्छा, इसमें से जो हमारे यहाँ बड़ी मार्केट ऑफ स्टील है, बड़ा बड़ा समझें कि जो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से या प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से अगर एक्सप्लेन किया जाए, तो फ्लैट स्टील मार्केट ऑफ पाकिस्तान इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। हालांकि ग्लोबली टोटल प्रोडक्शन आउटपुट जो है 2 बिलियन टन में से ज़्यादा जो है प्रोडक्शन वो फ्लैट स्टील प्रोडक्ट की है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर फ्लैट स्टील प्रोडक्ट प्रोडक्शन इज रफली, आज के दिन में अगर आप मुझसे पूछें, जो स्क्वीज होके वो शायद तकरीबन 9 लाख टन के करीब या 950,000 टन के करीब रह गई होगी। मतलब लेसर देन अ मिलियन टन, और ये फ्लक्चुएट करती रहती है इन द बूमिंग इकोनॉमिक साइकिल्स। इट गोज अराउंड 1.1 1.2 मिलियन टन, and in the slowing down economy it corrects back to under 1 million tons. So flat steel, समझ लें कि टोटल अगर 6 मिलियन टन पाकिस्तान में टोटल स्टील प्रोड्यूस होता है, तो उसमें से 1 मिलियन टन तकरीबन लगभग फ्लैट स्टील प्रोड्यूस होता है। बाकी जो आपका 5 मिलियन टन के करीब तकरीबन लॉन्ग स्टील की हमारी टोटल डिमांड है। लॉन्ग स्टील में वही सब कैटेगरीज आ गई, सरिया, गार्डर। मेनली जो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर जो दो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं लॉन्ग स्टील के अंदर, वो सरिया है यानी रीबार, और गार्डर है जो कि पंजाब या इंटीरियर सिंध के अंदर या ज़्यादा फेमसली यूज होता है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इन द कंस्ट्रक्शन फॉर्म और रीइंफोर्समेंट के लिए। तो ये दो प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान की मार्केट के मेन। फ्लैट स्टील के अंदर पाकिस्तान जो है अनफॉर्चुनेटली अभी तक इतना अबूर हासिल नहीं कर पाया, इन टर्म्स ऑफ के पाकिस्तान के अंदर कोई भी इंटीग्रेटेड फ्लैट स्टील प्लांट नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सारी प्रोसेसिंग मिल्स हैं, जिसमें से अगर दो बड़े बड़े प्लेयर्स की बात करें फ्लैट स्टील के, तो पाकिस्तान के पास दो बड़े प्लेयर्स जो हैं वो एक आयशा स्टील मिल्स है और एक इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड है। इंटरनेशनल स्टील्स की टोटल कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सालाना इज 1 मिलियन टन, और आयशा स्टील की टोटल कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इज 800,000 टन एनुअली। तो आप समझ लें कि जो जितना जितना, और इसके अलावा भी दो प्लेयर्स और हैं फ्लैट स्टील के अंदर, और थर्ड प्लेयर जो बड़ा आफ्टर दीज टू इज हदीद स्टील, जिसकी तकरीबन लगभग 2 से 2.5 लाख टन की टोटल कैपेसिटी है। तो आप समझ लें रफली 2 मिलियन टन से के करीब जो है पाकिस्तान की एनुअल फ्लैट स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी अवेलेबल है, और डिमांड जो है वो 1 मिलियन टन है। तो वी आर इन एक्सेस ऑफ 1 मिलियन टन सप्लाई। एंड अगर आप इंपोर्ट्स को शामिल कर लें, क्योंकि पाकिस्तान इज़ वेरी नॉन कम्पिटिटिव इन प्राइसेस ऑफ फ्लैट स्टील प्रोडक्ट, तो जैसे मैंने रशिया और यूक्रेन का जिक्र किया, तो रशिया एंड यूक्रेन
are amongst the most credible players in the flat steel market globally, और वो पाकिस्तान के अंदर बहुत चीपर रेट्स के ऊपर अपना मटेरियल जो है वो डंप करते हैं। डंप करना मैं इसलिए कह डंप करने डंपिंग इज एक्चुअली अ डिफरेंट टर्म देन इम्पोर्ट्स। डंप तब यूज किया जाता है जब कोई प्लेयर या कोई ग्लोबल इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ स्टील या किसी भी फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट जो पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट होती है, अगर वो आपकी इंडस्ट्री के अंदर जो प्रिवेलिंग कॉस्ट है, यानी जिस कॉस्ट के ऊपर प्लेयर्स आपके लोकल प्लेयर्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अगर उस रेट के ऊपर या उससे कम रेट के ऊपर कोई ग्लोबल स्टील प्लेयर या कोई ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वही मटेरियल आपकी कंट्री में भेज रही है, तो वो इम्पोर्ट्स की फॉर्म में काउंट नहीं होता, वो डंप की फॉर्म में काउंट होता है। मतलब कि वो आपकी इंडस्ट्री के लिए, लोकल इंडस्ट्री के लिए एक थ्रेट है, क्योंकि जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी लोकल प्लेयर्स की है, उतनी तो उस रेट के ऊपर तो वो प्लेयर आपके कंट्री के अंदर मटेरियल सप्लाई कर रहा है, तो आप कभी compete ही नहीं कर सकते, बिकॉज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हायर even then the selling price of that material which is coming into your market। तो रशिया यूक्रेन का फ्लैट स्टील हमारी यहाँ हमेशा से अगर डायनामिक्स के ऊपर आ जाए तो लेट्स गेट इनटू फ्लैट स्टील। सबसे पहले बिफोर मूविंग ऑन टू लॉन्ग स्टील, तो मैंने आपको बताया 3 प्लेयर्स हैं, 2 मिलियन टन की रफली आउटपुट है, कैपेसिटी अवेलेबल है, 1 मिलियन टन से थोड़ी सी कम हमारी डिमांड है। तो फ्लैट स्टील प्रोडक्ट हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर होता है, कोई भी इंटीग्रेटेड प्लांट नहीं है, सब जो प्रोसेस होता है वो हॉट रोल्ड कॉइल परचेज होता है या इंपोर्ट होता है। हॉट रोल्ड कॉइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कोई भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो जो सारा का सारा रॉ मटेरियल है विच इज हॉट रोल्ड कॉइल, वो जो है वो इंपोर्ट होता है फ्रॉम आइदर जापान, चाइना, ताइवान, इन 3 रीजन से इंपोर्ट होता है, और उसको फर्दर प्रोसेस किया जाता है इनटू कोल्ड रोल्ड स्टील कॉइल, प्री पेंटेड गैल्वनाइज कॉइल या गैल्वनाइज कॉइल के अंदर। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो कंजम्पशन है सबसे बड़ी फ्लैट स्टील के अंदर जो इंडस्ट्री कंज्यूम करती है वो है ऑटोमोबाइल्स के अंदर, बाइक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो कोल्ड रोल्ड स्टील कॉइल यानी फ्लैट स्टील प्रोडक्ट को कंज्यूम करती है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बाइक्स। उसके बाद जो है ऑटोमोबाइल, हमारे यहाँ जितनी भी असेंबली हो रही है ऑटोमोबाइल्स की, तो ऑटोमोबाइल असेंबली प्लांट्स भी अ, अ, खासी मिकदार कंज्यूम करते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं करते, बिकॉज ऑल द ऑटोमोबाइल असेंबली डीलर्स इन पाकिस्तान या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स इन पाकिस्तान एक्चुअली इंपोर्ट द एसपीसीसी स्पेशलाइज्ड ग्रेड ऑफ कोल्ड रोल्ड स्टील, जो कि वो अपने अप्रूव्ड वेंडर से ही इंपोर्ट करते हैं बाहर से, और अपनी लोकल मार्केट से उस तरह से परचेज नहीं कर पाते। बहुत आउटर स्कर्ट्स या फेंडर या इस तरह के जो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स होते हैं उनका माल शायद थोड़ा बहुत सप्लाई कर दिया जाता है फ्रॉम द लोकल स्टील फ्लैट स्टील मार्केट इन पाकिस्तान। तो दो बड़े प्लेयर्स हैं जो कि लिस्टेड भी हैं, आईएसएल और एएसएल। ये फ्लैट स्टील प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। ये फ्लैट स्टील के डायनामिक्स मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए हैं। सप्लाई है इन एक्सेस ऑफ डिमांड है, तो प्राइसिंग हमेशा ट्रबल में ही रहती है। दूसरा रीज़न जो है वो फ्लैट स्टील मार्केट का जो मुझे पिछले 4 साल से जो है आई जो पीएलएसपी का जो प्लेटफॉर्म है या जो इन कंपनीज के जो ऑफिशियल्स हैं, जब भी मेरा उनसे रब्ता होता है तो आई ट्राई टू डिस्कस दिस इशू विद देम दैट आपकी जो फ्लैट स्टील मार्केट ऑफ पाकिस्तान है इट्स नॉट प्रोटेक्टेड बाय एनी सॉर्ट ऑफ hefty रेगुलेटरी ड्यूटी। जो लोकल लॉन्ग स्टील मार्केट है उसके ऊपर तकरीबन 30% की रेगुलेटरी ड्यूटी है। अगर आप आज सरिया इंपोर्ट करने खड़े होंगे तो जो जिस कंट्री से भी सरिया इंपोर्ट करेंगे आप, उसका आपको 30% एडिशनल ड्यूटी चार्ज होगी रेगुलेटरी ड्यूटी के फॉर्म में। उसके अलावा दूसरी ड्यूटीज और हैं, 5% जो है कस्टम्स ड्यूटी है, 3% एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी है, फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी अलग है। एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वही डंपिंग को काउंटर करने के लिए एक ड्यूटी इंट्रोड्यूस की गई है कि अगर कहीं आपकी प्राइस किसी कंट्री से जो है वो मटेरियल जो है कोई प्लेयर एक्सपोर्ट कर रहा है इनटू पाकिस्तान एट अ वेरी चीपर प्राइस विच इज एक्चुअली अ थ्रेट फॉर द कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स, तो उस स्पेसिफिक नेशन के ऊपर या उस स्पेसिफिक प्लेयर के ऊपर विद इन दैट कंट्री आप एक खास किस्म की ड्यूटी लगा सकते हैं जिसको कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। और वो एक्चुअली
वो एंटी डंपिंग ड्यूटी इंजरी मार्जिन को ट्रैक कर रही होती है। इंजरी मार्जिन वो मार्जिन है या वो परसेंटेज है जिससे आपकी प्राइस जो है वो ज्यादा है और उस प्रोडक्ट की इंपोर्ट पैरिटी प्राइस कम है। तो लेट्स सपोज इसको इस तरह एक्सप्लेन कर देते हैं कि आप जो है लाख रुपए पर टन का माल बेच रहे हैं और चाइना से जो है 50,000 रुपए पर टन पे स्टील आ रहा है। तो आपकी इंडस्ट्री को जो है 50% की रफली इंजरी मार्जिन होती है। तो आप 50% की उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं ताकि आपकी और जो भी इम्पोर्टर इंपोर्ट करे और जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है उसकी प्राइस जो आफ्टर दैट ड्यूटी थोड़ी सिमिलर हो जाए। तो दिस इज द कोर पर्पस बिहाइंड एन एंटी डंपिंग ड्यूटी के वो क्यों इम्पोज की जाती है। तो हमारे यहाँ 2013-2012 के अंदर जो है वेरियस प्रोडक्ट्स के ऊपर काफ़ी प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपनी पिटिशंस फाइल किए टू द नेशनल टैरिफ कमीशन कि पाकिस्तान स्टील मार्केट इज एक्चुअली अंडर थ्रेट ड्यू टू प्रीवेलिंग इंटरनेशनल स्टील प्राइसेस और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हायर है ड्यू टू वेरियस रीजंस। उनके ऊपर भी आएंगे जो चैलेंजेस हैं स्टील्स के अंदर, वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो वो एंटी डंपिंग मैकेनिज्म फिर वहां से स्टार्ट हुआ। तो फ्लैट स्टील प्रोडक्ट के और एंटी डंपिंग मैकेनिज्म जो होता है वो आप ग्लोबली अक्रॉस द बोर्ड कभी भी नहीं लगा सकते। आपको इसका पूरा एक प्रोसेस है कि एनटीसी जो नेशनल टैरिफ कमीशन है उसके पास जाते हैं प्लेयर्स जो यहाँ पे थ्रेट फील कर रहे हैं सर्टेन कंट्रीज से या उनके प्रोड्यूसर्स से, और वो उनको कहते हैं कि ये फलाना फलाना जो नेशन है या रीजन है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ताइवान। तो ताइवान के अंदर XYZ स्टील कंपनी से ये रेट पे माल आ रहा है, तो वी वांट टू एक्चुअली फाइल और अप्लाई फॉर एन एंटी डंपिंग ड्यूटी इन दैट पर्टिकुलर स्टील प्लेयर। तो वो पूरा एक प्रोसेस होता है। उसके बाद एनटीसी जो है तहकीकात करती है, इन्वेस्टिगेट करती है कि ये जो क्लेम्स हैं ऑफ द लोकल स्टील प्लेयर्स क्या सही हैं, क्या वाकई इंपोर्टर्स जो है इस रेट के ऊपर माल मंगवा रहे हैं और मार्केट में अवेलेबल है। अगर वो तहकीकात के बाद, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद वो प्रूफ हो जाता है तो एक प्रिलिमिनरी विच इज टेम्पररी एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज की जाती है। अगर वो उसके बाद फर्दर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो एक फाइनल डिटर्मिनेशन के बाद एक फाइनल फॉर सम स्पेसिफिक ईयर्स ऑफ 5 to 3 years, एक 5 साल या 3 साल के लिए एक परमानेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी उस प्लेयर के ऊपर या कई प्लेयर्स के ऊपर जो माल सप्लाई कर रहे हैं लगा दी जाती है। तो दूसरा, अगर आप सरिया प्लेयर्स को देखें तो वो काफ़ी वेल प्रोटेक्टेड है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, क्योंकि जो सरिया प्लेयर्स या सरिया इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर जो है 30% की रेगुलेटरी ड्यूटी लगी हुई है। तो दुनिया में कहीं से भी वो स्टील अगर पाकिस्तान में इंपोर्ट होगा तो अदर देन एंटी डंपिंग, अदर देन एनी अदर ड्यूटी, आपको 30% अपफ्रंट जो है हायर चार्ज हो जाएगा। वेरेस फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स के अंदर ऐसा नहीं है, उनके ऊपर जो रेगुलेटरी ड्यूटी है वो सिर्फ 5% है और फ्लैट स्टील प्रोडक्ट के ऊपर हर रीजन वाइज स्पेसिफिक एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज की हुई है। तो हमारी एंटी डंपिंग ड्यूटी स्टार्ट हुई थी फर्स्ट फ्रॉम चाइना। चाइना के बाद फिर जब एंटी डंपिंग लगी तो माल जो है चाइना से राउट होके ताइवान के थ्रू आने लग, ताइवान के थ्रू इंपोर्टर्स ने मंगाना शुरू कर दिया। तो फिर हमने पिटिशन फाइल किया अगेंस्ट ताइवान। फिर ताइवान के अंदर जब ताइवान से माल आना बंद हो गया तो फिर इंपोर्टर्स ने दूसरा चैनल ढूंढ लिया। फिर यूक्रेन रशिया से आना शुरू हो गया, जापान से आना शुरू हो गया, तो इंडोनेशिया से आना शुरू हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे रीजन से जो है वो माल की सप्लाई आती रहती है। आप एक नेशन को जो है उसको एंटी डंपिंग के अंदर लेके आते हैं, जितने टाइम में उसकी एंटी डंपिंग एक्सपायर होने लगती है इंपोर्टर्स कोई दूसरा रीजन ढूंढ लेते हैं जिससे फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इट्स अ कंसिस्टेंट इशू गोइंग ऑन एंड अ चैलेंज फॉर द लोकल फ्लैट स्टील इंडस्ट्री दैट इन अ बूमिंग इकोनॉमिक साइकिल दे ऑलवेज फेस द थ्रेट ऑफ इंपोर्ट्स। क्योंकि जब भी ग्लोबली स्टील प्रोडक्शन का बूम आएगा तो जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो जितना ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस करेंगी और जब उनकी इकोनॉमी में जो है हल्का सा भी स्लो डाउन पैदा होगा तो वो अपनी माल को एक्सपोर्ट करने के लिए चैनल्स ढूंढती हैं। और वो फिर क्योंकि ग्लोबल स्टील प्रोडक्ट्स जो हैं ग्लोबली एनर्जी की प्राइसेस भी काफ़ी सस्ती हैं, तो global steel players will always be at a benefit in supplying their products to developing nations. So Pakistan has always prone to a threat of imports from the
developing economies, it's always prone to get a cheaper supply of material from the developed economies. तो इस इंडस्ट्री को पता नहीं उस तरह से वेल प्रोटेक्ट नहीं किया गया है कभी भी इन द फॉर्म ऑफ रेगुलेटरी ड्यूटी। तो अभी भी यही होता है कि यूक्रेन रशिया पे भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है, और अब वो उन पे भी 3-4 साल की लगी हुई है, और ताइवान वाली जो है वो एक्सपायर होने वाली है। तो हो सकता है कि माल की सप्लाई ताइवान से दोबारा खुल जाए, अ, तो इंडोनेशिया से दोबारा खुल जाए। तो जो स्टील प्रोडक्ट्स, स्टील प्लेयर्स हैं, विल ऑलवेज कीप फाइटिंग until there is an imposition of regulatory duty on the steel products of flat steel industry। तो ये फ्लैट स्टील की थोड़ी सी ब्रीफ मैंने आपको कर दिया। दूसरा, लॉन्ग स्टील प्लेयर्स के अंदर अगर आप आ जाएं तो लॉन्ग स्टील मार्केट इज एक्चुअली अ वेरी डिफरेंट मार्केट देन फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स। लॉन्ग स्टील के अंदर इंपोर्ट का थ्रेट नहीं है, लेकिन दूसरा चैलेंज जो है लॉन्ग स्टील मार्केट के अंदर, इट इज ऑफ ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द इंडस्ट्री, बिकॉज इट्स अ वेरी 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 बाय वेरी वेरी फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री इफ यू कॉल इट, के तकरीबन 300 से ज़्यादा प्लेयर्स हैं, 300 से ज़्यादा रोलिंग मिल्स हैं पाकिस्तान के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो है, जो जिस तरह ग्लोबली जो है स्टील फॉर्म होता है लॉन्ग स्टील, वो दो फॉर्म्स के अंदर होता है, रिसाइकल्ड मटेरियल को मेल्ट करके, और फिर एक रोलिंग मिल प्लांट होता है जिसके अंदर से रोल किया जाता है, रीबार बनाया जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर जो मेजॉरिटी जो फर्नेसेस, मेजॉरिटी जो प्लांट्स हैं वो रोलिंग मिल प्लांट्स हैं, मतलब खाली एक रोलिंग मिल लगी हुई है, और लोग जो हैं जिन्होंने रोलिंग मिल लगाई हुई है वो जो है वो आइदर जो है वो बिलेट को इंपोर्ट करके रोल कर लेते हैं, या लोकली सोर्स करके रोल कर लेते हैं रोलिंग मिल के अंदर। अच्छा, दूसरी फॉर्म ऑफ थ्रेड जो है लोकल स्टील प्रोडक्ट्स को, लोकल लॉन्ग स्टील इंडस्ट्री को, वो ये है कि हमारे यहाँ जो टोटल 5 से 6 मिलियन टन की अगर लॉन्ग स्टील डिमांड है, तो इसमें से 3 से 3.5 मिलियन टन जो है वो फ्रेगमेंटेड मार्केट से डिमांड आ रही है। मतलब कि जो हमारी यहाँ जो स्पेशलाइज्ड या मोर इंटीग्रेटेड मिल्स हैं, जिस तरह मुगल आयरन स्टील हो गई, अमरेली हो गई, जिनके पास अपनी इंडक्शन फर्नेस भी है, अपनी रोलिंग मिल भी है, तो वो compete करती हैं उन मिल्स से जिनके पास सिर्फ रोलिंग मिल है, और वो शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री जो है हमारी उससे वो बिलेट सोर्स करती हैं और उसको रोल करके आगे मार्केट में सप्लाई कर देती हैं। तो बेसिकली स्टील manufacturing for rebars has also an issue of supply from the fragmented market, which is the substandard material market, जिसकी कोई ग्रेड नहीं है। जैसे अगर आप स्टील की स्पेसिफिकेशन है, सरिये की भी फर्दर स्पेसिफिकेशंस के अंदर आए, तो सरिया इज एक्चुअली टेस्टेड अंडर दी स्टैंडर्ड्स ऑफ ग्लोबल स्टील स्टैंडर्ड्स, जिसमें अगर आप ग्रेडिंग के ऊपर आए तो आपने कभी भी सरिया खरीदने बाजार में जाए तो आप पूछ सकते हैं कि ये ग्रेड 60 फॉर्म ऑफ सरिया है या ग्रेड 40 है, या तो एक ऑर्गेनाइजेशन है ASTM, अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग मटेरियल्स, जिसके थ्रू, और दूसरा है ब्रिटिश इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड विच इज BIS। तो आप कभी भी कोई सरिया खरीदने जाएं तो यू कैन ऑलवेज सी विच विच सर्टिफिकेशन टेस्टिफिकेशन दैट डज दैट प्रोडक्ट हैज। तो या तो वो ASTM सर्टिफाइड होगा या वो BIS सर्टिफाइड होगा। तो पाकिस्तान के अंदर जो फेमस सर्टिफिकेशन वो चलती है वो ASTM 615 है, जिसको ग्रेड 60 प्रोडक्ट की सर्टिफिकेशन मिली हुई है। तो आप जो हमारे यहाँ मुगल आयरन स्टील है, आगा स्टील है, अमरेली स्टील है, और भी बहुत सारे जो नॉन लिस्टेड प्लेयर्स में अगर आप आ जाए, नवीना स्टील है, फैजान स्टील है, तो ये सब ASTM 615 जी ग्रेड 60 स्टील बनाते हैं। ग्रेड 60 मतलब ये है कि जो सरिया जब टेस्ट होता है तो वो उसकी दो फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ होती हैं, एक टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और एक यील्ड स्ट्रेंथ होती है। तो 60 जो है वो डिनोट करता है कि कितने पर स्क्वायर इंच का अगर इसके ऊपर 60 PSI का प्रेशर पड़ेगा या इससे ज़्यादा का पड़ेगा तो ये सरिया टूट जाएगा। अगर इससे 60 से अंडर का पर स्क्वायर इंच का प्रेशर अगर पड़ेगा तो ये सरिया जो है नहीं टूटेगा। वेराज जो सब स्टैंडर्ड स्टील कैटेगरी है, जो कि जिसको आप कहते हैं शिप ब्रेकिंग यार्ड से जो निकले हुए बिलेट्स हैं उनको रोल करके जो मार्केट में सप्लाई किया जाता है, उसकी कोई टेस्टिंग, उसकी कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, उसका कोई ग्रेड नहीं है, तो वो सर्टिफाइड और अप्रूव्ड सरिया नहीं होता। लेकिन सिंस पाकिस्तान के अंदर
कोई इस तरह की रेगुलेशंस नहीं है। अब कुछ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो, खासे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के अंदर जो बड़े होराइजंस बन रहे हैं या बड़ी स्काई स्क्रैपर्स बनती हैं, या जैसे बहरिया टाउन है, तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर खासी पाबंदी लगाई हुई है कि वो सिर्फ ग्रेड 60 स्पेसिफिक मटेरियल यूज़ करते हैं और वो सब स्टैंडर्ड मटेरियल को यूज़ नहीं करते। लेकिन जो पाकिस्तान में नॉर्मल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या हाउसिंग मार्केट जो है, हाउसिंग मार्केट के अंदर इस तरह का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। यूजुअली कंज्यूमर्स या इवन जो 90s के अंदर हमारे वालदेन ने जो घर बनाए उस वक्त भी कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी नहीं थी जिससे जो है तहकीकात करके आपने यूज़ किया हो कि कौन से ग्रेड से सर्टिफाइड ये या ग्रेड 60 है या किसी सर्टिफिकेशन वाला सरिया है या नहीं है। तो सबने जो है वो रोल कि अब आप शिप ब्रेकिंग यार्ड वाला सरिया यूज़ करके घर बनाए। तो थोड़ा सा पाकिस्तान स्टील मार्केट के अंदर अगर आप ग्रेड 60 प्रोडक्ट को ज़्यादा इन्वेस्टर अवेयरनेस के अंदर लेके आए या फिर मार्केट अवेयरनेस की कैंपेन्स बहुत सारी कंपनीज ट्राई कर रही हैं। अमरेली या नवीना या मुगल, इनके इश्तेहारात में आप देखेंगे तो सरिये की मजबूती के ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाता है। तो वो बेसिकली काम तो हो रहा है इस मार्केट को फर्दर डेवलप करने का, लेकिन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज जितनी भी बिजनेस टाइकून्स हैं जो जो हाउसिंग मार्केट के अंदर काम करते हैं, दे आर मोर कॉस्ट ओरिएंटेड एंड मोर प्राइसिंग कंसर्न। तो जो आपका ग्रेड 60 सरिया है वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो एवरी प्रोजेक्ट दैट इज गोइंग ऑन इट्स ऑलवेज इज गोइंग टू बी अ फर्दर बिट कॉस्टली अगर इसके अंदर ग्रेड 60 प्रोडक्ट यूज़ किया जाए तो ये थोड़े से कुछ चैलेंजेस हैं जो लॉन्ग स्टील मार्केट को फेस करने पड़ते हैं और कुछ चैलेंजेस हैं जो फ्लैट स्टील मार्केट को फेस करने पड़ते हैं। थैंक यू ताहा भाई। ताहा भाई, मैं सोच रहा था कि हमने जब ये लाइक भाई ने मशवरा दिया कि इस तरह स्पेसेस करते हैं, तो इतना आइडिया नहीं था कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, या मैं या हम सब लोग इनसे क्या लर्न करेंगे। फॉर एग्जांपल अब्दुर्रहमान भाई ने पावर पे स्पेस हमारे साथ की, तो पता चला कि एक्चुअली पावर सेक्टर है क्या, क्योंकि अदरवाइज तो हम हबको और कैपको में ही बाय कर लो वाला स्टांस रहता था। उसके बाद इत्ज़ाज़ भाई ने जो इतने एक्सट्रीमली अच्छे तरीके से एक्सप्लोरेशन सेक्टर को एक्सप्लेन किया, तो वो सारी जो मतलब हर तरफ से आपको मैसेजेस आ रहे होते हैं कि पीपीएल, ओजीडीसी वगैरह बाय कर लें, मुफ्ते में मिल रहे हैं। वो भी तकरीबन एक तरह का, मैंने इत्ज़ाज़ भाई को ऑन अ लाइटर नोट कहा था कि आपने तो तबक रोशन कर दी है हमारे। उसके बाद हर कोई कह रहा है सीमेंट ले लें क्योंकि फ्लड्स की वजह से बड़ी डिमांड आएगी। तो जो हमारा प्रीवियस सेशन था विद नुमैर भाई, तो उसमें पता चला कि फ्लड से तो इतना कोई इम्पैक्ट ही नहीं आएगा डिमांड में। और आपने ये कितना फेमस शेयर है आईएसएल वगैरह या एएसएल, तो अभी मैं सोच रहा था कि यार इनकी तो डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो इम्प्रेसिव। आई 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 थिंक दिस इज़ अ वेरी नोबल कॉज़ जो हम लोग कर रहे हैं अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, जो भी पैशन शेयर करते हैं अबाउट इन्वेस्टमेंट उनको, कि खुद लर्न करें, देखें चीज़ें, बजाय किसी ईमेल पे, मैसेज पे, जस्ट किसी के मशवरे पे चीज़ें लेने का। तो थैंक यू वेरी मच ताहा भाई, हम इस ट्रेडिशन को बरकरार रखेंगे इंशाल्लाह। डिफरेंट सेक्टर पे बात करते रहेंगे आप सबकी हेल्प से। तो जो मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ताहा भाई, हाउ डू यू वैल्यू द स्टील बिजनेस? आई मीन ये सिक्लिकल है, या हमारी जो कंपनीज हैं वो स्मॉल कैप में आती हैं, या किस में हैं वो, अम, या कौन सा अच्छा टाइम है स्टील सेक्टर की कंपनी को बाय करने का? मैं अपना आखिरी क्वेश्चन भी आपको बता देता हूँ, आप दोनों को आंसर कर दें क्योंकि 1 आवर तो ऑलरेडी हो गया। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ले लेंगे ऑडियंस से। सो जो लास्ट मेरा क्वेश्चन था वो मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आपके ख्याल में इस सेक्टर के जो हमारी लिस्टेड कंपनी है, विल जस्ट टॉक अबाउट लिस्टेड कंपनीज, कि उनके विनर्स और लूजर कौन है इस सेक्टर में? अगर आपसे मैं मशवरा कर रहा हूँ एज ए ब्रदर फ्रेंड, आपके ख्याल में एक दो कंपनी कौन सी हैं जिनमें मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कब इन्वेस्ट करना चाहिए? व्हाट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन स्टील सेक्टर?
और कौन से 1-2 प्लेयर आपकी इतनी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी बेस पे हैं जिनमें ब्लाइंडली या उनको देख के इन्वेस्ट कर देना चाहिए? जी, 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 ठीक है। अच्छा, तो फॉर नाउ जंपिंग ऑन टू अभी हमने पूरी इंडस्ट्रीज़ को ग्लोबल से लेके लोकली थोड़ा-सा ब्रीफ, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें फर्दर हैं उसमें एक्सप्लेन करने के लिए, इट विल बी अ वेरी एक्सपेंसिव टॉपिक टू डिस्कस ऑन, लेकिन लेट्स मूव ऑन टू हाउ टू वैल्यू दीज़ कंपनीज़, जो कि इन्वेस्टर का बेसिक इंटरेस्ट होगा, बिकॉज़ एवरीवन हियर इज़ एन इन्वेस्टर ऑफ अ कैपिटल मार्केट। जितने भी लिसनर्स हैं, उनका मेरे ख्याल से मेन पर्पस जो वो यही होगा समझने के बाद के हाउ टू यूज दिस इंफॉर्मेशन टू एवेल्युएट एंड हाउ टू वैल्यू स्टील स्टॉक्स। अच्छा, हमारी अगर आप कंसिडर करें, जैसे सीमेंट से लोग बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं स्टील्स को, लॉन्ग स्टील प्लेयर्स को, जिसमें मुगल, अमरेली, इत्तेफाक, दो स्टील। अच्छा, दो स्टील के बारे में भी बता दूं, दो स्टील भी वही वाली कंपनी है जिसके पास कोई इंडक्शन फर्नेस या कोई फर्नेस नहीं है, वो सिर्फ एक रोलिंग मिल है 3 लाख टन की। और वो इसलिए ही जो कंपनी है आज तक खड़ी नहीं हो पाई या परफॉर्म नहीं कर पाई, क्योंकि वो जो उसका मेन इंटीग्रेशन है प्लांट का वही मिसिंग है, उन्होंने उसके ऊपर कभी काम ही नहीं किया। तो खैर, स्टील को वैल्यू किस तरह करना है, और स्टील सिक्लिकल बिजनेस है कि नहीं है? स्टील बिल्कुल सिक्लिकल बिजनेस है, और इकोनॉमी के साइकिल्स के साथ मनूवर होता है, जिस तरह सीमेंट होता है। जब बूमिंग इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक साइकिल होता है तो स्टील की डिमांड बेतहाशा बढ़ जाती है तेजी से, और प्राइसिंग प्राइसिंग स्ट्रक्चर भी खासा बेहतर हो जाता है। अच्छा, और दूसरा आपका सवाल कि ये क्या स्मॉल कैप्स के अंदर आता है? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल स्मॉल कैप्स के अंदर आता है, हालांकि some people may tend to disagree with me, but I categorize steel into small caps because uh, आप अगर टोटल मार्केट या केसी 100 के अंदर टोटल वेट देखें स्टील का, तो प्रॉब्ली वुड बी टोटल इंडस्ट्री वेट ऑफ स्टील्स वुड बी समवेयर अराउंड 4% और लेसर देन 4%। तो दूसरा, इन कंपनीज के अगर आप साइज देखें, बैलेंस शीट के, इनका शेयर कैपिटल देखें, तो इन द डाउनवर्ड स्पाइरलिंग इकोनॉमिक साइकिल, या जिसमें मार्केट के अंदर लोगों का इंटरेस्ट भी कम होता है, मार्केट के अंदर वॉल्यूम भी श्रिंक हो जाता है, तो जो सबसे अच्छा या सबसे ज़्यादा लिक्विड शेयर है स्टील का, लेट्स सपोज बी टेक एन एग्जांपल ऑफ आयशा स्टील एंड आगा स्टील, तो उनके वॉल्यूम्स देखें किस तरह श्रिंक हो जाते हैं। तो आई कंसिडर स्टील्स एज अ स्मॉल कैप, और मैं तो स्मॉल कैप्स की तरह ही इनको वैल्यू करता हूँ। दूसरी, वैल्यूएशन के ऊपर अगर बात करें, तो वैल्यूएशन को समझने के लिए जो जो मेट्रिसेस हैं, जो एक आम इन्वेस्टर को समझने चाहिए, जिसके पास कोई फाइनेंशियल मॉडल अवेलेबल नहीं है या कोई प्रोजेक्शंस अवेलेबल नहीं है, कि वो बैठ के जो है वो देखे कि आगे कितनी अर्निंग्स आएंगी या नहीं आएंगी। तो स्टील में इन्वेस्ट करने के लिए आपको जो ट्रैक करनी है सबसे पहले चीज़, वो प्राइसिंग स्ट्रक्चर को ट्रैक करना है। तो अगर आप लॉन्ग स्टील्स वैल्यू कर रहे हैं या लॉन्ग स्टील कंपनीज को के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अपने पास आप कोई भी जैसे किसी के पास अगर ब्लूमबर्ग का एक्सेस है, किसी के पास नहीं होगा, किसी के पास, बाकी सबके पास investing.com का तो एक्सेस लाजमी होगा। तो investing.com के अपनी वॉच लिस्ट के अंदर एक टिकर डाल लें, वो है स्टील स्क्रैप। और स्टील स्क्रैप की प्राइसेस को क्लोजली मॉनिटर करते रहें कि वो बढ़ रही हैं या घट रही हैं। इससे आपको एक बेहतर आइडिया हो जाएगा, क्योंकि जो स्टील पाकिस्तान की जो लॉन्ग स्टील इंडस्ट्री है, जिसमें मुगल है, अमरेली है, इनका मोर देन 90% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट लगती है, वो मोर देन 90%, मोर देन 80% इज द रॉ मटेरियल कॉस्ट विच इज स्क्रैप। तो अगर आप स्क्रैप को सही से मॉनिटर कर रहे हैं और आपको पता है कि स्क्रैप प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो परचेजेस जो है उस कंपनी की जो महंगे रेट पे परचेज करेगा। और अगर स्क्रैप प्राइसेस नीचे आ रही हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब जो इसकी परचेजेस हो रही होंगी वो थोड़े सस्ते रेट के ऊपर हो रही होंगी। अच्छा, खाली स्क्रैप मॉनिटर करने से आपका काम नहीं होगा। स्क्रैप के साथ साथ आपको लोकल सरिये की प्राइसेस को भी मॉनिटर करना है, कि क्या स्क्रैप की प्राइसेस, कभी कभार ऐसा होता है कि ग्लोबल स्टील स्क्रैप प्राइसेस जो है वो नीचे आ रही होती हैं, और हमारी जो लोकल लोकल स्टील प्राइसेस हैं वो
जिस दिन ग्लोबल स्टील प्राइसेस करेक्ट होती हैं उसी दिन से मार्केट में उसका लोकल स्टील प्राइसेस के अंदर भी इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। तो इससे कंपनी को फायदा नहीं होता, एक्चुअली उल्टा नुकसान होने लगता है, क्योंकि जो हमारे यहाँ जितना भी स्क्रैप इंपोर्ट होता है वो T+2 पे होता है। मतलब जो आपने शिपमेंट बुक कराई, लेट सपोज आज 29 अक्टूबर को मैं कराऊंगा, तो मेरे पास 3 महीने बाद या थर्ड मंथ यानी जनवरी के अंदर मेरे पास अराइवल आएगा ऑफ दैट प्रोडक्ट जो मैंने आज बुक किया है। तो अगर मैंने आज $600 का स्क्रैप मंगवाया और मेरे पास वो स्क्रैप जो है वो $600 वाला आया जनवरी के अंदर, और जनवरी के अंदर अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि नवंबर के अक्टूबर के एंड के अंदर स्क्रैप प्राइसेस 600 थी और अब जनवरी में $300 हो गई हैं, तो कंपनी को तो एक्चुअली उल्टा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बाज औकात ये होता है कि इंपोर्ट के प्रेशर की वजह से या लोकल जो फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है उसमें प्राइसेस माइल्ड होना शुरू हो जाती हैं। तो जो कंपनीज जिन्होंने एक्सपेंसिव परचेज किया हुआ होता है वो फिर फंस जाती हैं, क्योंकि उनको अपनी सरिया प्राइसेस कम करनी पड़ती हैं और माल उनका महंगा यूज हो रहा होता है स्क्रैप जिससे वो प्रोड्यूस कर रही होती हैं। ताहा भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। तो जी अब आ रही है। ताहा भाई, जी जी अभी आ गई जी। तो तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि दो फॉर्म्स है, इन्वेंट्री गेन और इन्वेंट्री लॉस। या तो आपने महंगा परचेज करके सस्ता बेचा है फिनिश गुड, तो आपको इन्वेंट्री लॉस हिट होगा, और अगर सस्ता परचेज करके महंगा बेचा है तो आपको इन्वेंट्री गेन हिट होगा। इन्वेंट्री गेन जो है वो बेसिकली हायर प्रॉफिटेबिलिटी है, और इन्वेंट्री लॉस जिसमें आपका प्रॉफिट जो है वो स्क्वीज हो जाता है। तो जब स्टील प्राइसेस स्काई रॉकेट कर रही होती हैं और ग्लोबली, जैसे कोविड के बाद आपने देखा, कोविड के बाद आप किसी भी स्टील कंपनी को उठा के देख लें, सबके बहुत अच्छे मार्जिन आए थे। उसकी रीजन यही थी कि कोविड में जो है प्राइसेस जो है वो बिल्कुल बॉटम आउट हो गई थी। तो सारी कंपनीज ने एक्चुअली जो भी परचेजेस की थी वो बहुत सस्ते रेट पे की थी, और उसके बाद उन्होंने प्राइसेस अपनी सरिये की उनको वापस गिराया नहीं था, वो मेंटेन की थी उन्हीं लेवल्स के ऊपर। तो रॉ मटेरियल सस्ता परचेज हुआ और आपने बेचा अच्छे रेट्स के ऊपर, तो सारी कंपनीज को फायदा हुआ। तो बेसिक दो मेट्रिसेस हैं जो आपको ट्रैक करने हैं, वो है लोकल सरिया प्राइसेस और इंटरनेशनल स्क्रैप प्राइसेस। अभी स्क्रैप जो है कोई जनवरी मार्च के दरमियान $700 तक पहुंच गया था। आजकल अगर आप स्क्रैप इंपोर्ट करेंगे तो तकरीबन $450 का इंपोर्ट होगा। तो स्क्रैप प्राइसेस करेक्ट तो हुई हैं, और सरिया प्राइसेस जो है उस तरह से नीचे नहीं आई हैं अभी तक। तो मेरे ख्याल से तो थोड़ा सा वेट एंड सी वाली अप्रोच रखनी चाहिए, और मुझे लगता है कि जो आपने बड़े प्लेयर्स का स्पेसिफिकली पूछा कि किस प्लेयर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो स्टील के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का सबसे बड़ा एलिमेंट है वो है रॉ मटेरियल, और सेकंड बड़ा एलिमेंट जो है वो है फ्यूल एंड पावर। तो आपको वो कंपनी चूज करनी है जिसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत ज्यादा अच्छी है, और सेकंडली जो पावर के ऊपर या अपनी एनर्जी मिक्स के ऊपर काम कर रहा हो। तो दो कम जो पाकिस्तान के अंदर मुझे इन दोनों चीजों को के ऊपर काम करती हुई जो कंपनी नजर आती है वो मुगल आयरन एंड स्टील है, जो कि एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के अंदर भी आ रही है। अभी उसने कोल फायर्ड पावर प्लांट जो है वो लगाया है, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो वो एनर्जी इंटीग्रेशन के ऊपर भी जा रहे हैं, प्लस वो अपने प्रोडक्ट्स को फर्दर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की सरिया मार्केट बहुत ज़्यादा छोटी है। पाकिस्तान की टोटल स्टील मार्केट ही बहुत ज़्यादा छोटी है। हम एक घंटे में जितना चाइना एक घंटे में बनाता है उतना हम जो है वो एक साल के अंदर बनाते हैं। तो हमारी यहाँ नॉन कम्पिटिटिवनेस है फॉर एक्सपोर्ट्स, हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी यहाँ एनर्जी प्राइसेस बहुत महंगी है। इट्स एन आफ्टर रॉ मटेरियल कंज्यूम सबसे बड़ी कॉस्ट एनर्जी है, और एनर्जी इंटेंसिव बिजनेस है। तो जो कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाई करेगी वो विन करेगी आगे जाके, आइदर थ्रू एनर्जी और आइदर प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। तो मुगल मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप लॉन्गर रन में उसमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यू विल गेट अ ग्रेटर मिक्स ऑफ प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि द कंपनी हैज recently gotten into a product category of copper exports। अब वो खाली सरिया प्लेयर नहीं रहा, वो एक डाइवर्सिफाइड स्टील प्लेयर बन गया है, जिसमें वो बेस मेटल्स के अंदर भी उन्होंने कदम रख दिया है, और वो अब जो है कॉपर इंगट्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं टू चाइना।
दूसरा एल्युमिनियम प्रोजेक्ट के ऊपर भी वो काम कर रहे हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप सबसे पहले बिजनेस को स्टडी करें। तो बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन या प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के लिए अगर देखा जाए तो आई थिंक मुगल आयरन स्टील इंडस्ट्री इज अ बेटर इन पिक इन ऑल ऑफ द स्टील सेक्टर टू एक्चुअली गेट इनटू। दूसरे प्लेयर्स के अंदर अगर आप देखें तो जैसे बहुत से लोगों का वैल्यू करना किस तरह है, जैसे कभी कभार हम जो है खाली अर्निंग्स देख के जो है शेयर को पकड़ लेते हैं कि हाँ इसका क्वार्टर बहुत अच्छा आ गया है। लेट्स सपोज के 15 रुपए की शेयर प्राइस है और 1.5 रुपए का क्वार्टर पोस्ट कर दिया, तो मल्टीपल पे बहुत ज़्यादा चीप है, लेकिन वो कंपनी आप परचेज कर लें और परफॉर्म नहीं कर पाती। तो मार्केट में आपको हमेशा देखना है कि व्हाट इज प्राइस्ड इन और क्या प्राइस नहीं हुआ हुआ स्टॉक के अंदर। तो प्राइस इन खाली मल्टीपल्स के थ्रू नहीं देखा जाता, कभी कभार जो है इन्वेस्टर्स जो हैं उन कंपनीज को डाइल्यूटेड मल्टीपल्स के ऊपर वैल्यू करते हैं जिनके अंदर मैनेजेरियल प्रॉब्लम्स हो, जिनके अंदर जो है कोई लॉन्गर रन के अंदर कोई ऐसा इशू खड़ा हुआ हो, या उस कंपनी ने जो है इन्वेस्टर्स को पिछले अपने पीरियड के अंदर 5 साल के या जितना भी उसकी इन्वेस्टमेंट जितनी भी उसकी लिस्टिंग की हिस्ट्री मौजूद है उसके अंदर इन्वेस्टर्स को डिससेटिस्फाई किया हो अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू। जैसे कि बहुत सारे लोगों को कंसर्न्स हैं विद अमरेली स्टील्स के मैनेजमेंट जो है। खैर मैं भी देखता हूँ कि जब मैं कंपेयर करता हूँ अमरेली को विद अदर स्टील प्लेयर्स या स्पेसिफिकली विद मुगल, तो आई ऑलवेज फाइंड आउट कि उनकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट काफ़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है। वो काफ़ी महंगा मटेरियल इन कंपैरिजन टू द इंडस्ट्री कभी परचेज कर लेते हैं क्योंकि वो बल्क बाइंग करते हैं स्क्रैप की एक साथ। तो बल्क बाइंग करने का आपको हमेशा स्टील में नुकसान होगा क्योंकि स्टील प्राइसेस जैसे मैंने आपको बताया इंटरनेशनली वॉलेटाइल है। और अगर आपने अपनी एलसी इसको लेट्स सपोज हेस्टली खुलवा लिया है एक सर्टेन प्राइस के ऊपर, बहुत सारा मटेरियल इंपोर्ट कर लिया है, और अगर आगे प्राइसेस जो है रिकलेक्ट हो जाती हैं या सॉफ्ट हो जाती हैं तो आपको महंगी इन्वेंट्री पड़ जाएगी आपके इन्वेंट्री के अंदर, और अब फिर आप उसके थ्रू महंगा माल सस्ते रेट पे बेच रहे होंगे जिससे आपको इन्वेंट्री लॉसेस आएंगे। तो अमरेली ने अभी रिसेंटली भी कुछ क्वार्टर्स के अंदर पिछले जो है वो $600 के ऊपर बड़ी एलसीज खुलवाई हैं, जिसकी मुझे लगता है कि प्रॉबली इन द कमिंग क्वार्टर थोड़ा सा उसके अंदर इन्वेंट्री लॉसेस के अंदर ट्रांसलेट होगी। प्लस दूसरा कंसर्न फॉर दिस कंपनी टू हैव डाइल्यूटेड मल्टीपल्स, खैर अब तो उसकी अर्निंग्स भी नहीं आ रही, लेकिन एक टाइम था जब 2016-17 के अंदर अमरेली स्टील जो है वो 22-23 के मल्टीपल पे चलता था। तो वो हाइप थी कि लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि कंपनी जो है वो 2 लाख टन की कंपनी थी टोटल, और उसने जो एक्सपेंशन अनाउंस की हुई थी तकरीबन 4 लाख टन की एडिशनल। तो वो एक्सपेंशन अनाउंस हुई थी 1 साल बाद आने के लिए और वो 3 साल डिले हो गई। तो एक्चुअली इन्वेस्टर्स जो थे काफ़ी डिससेटिस्फाई हुए विद द मैनेजमेंट्स परफॉर्मेंस ऑन द डिलीवरी ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो एक जब किसी इन्वेस्टर का या पूरी इन्वेस्टर बेस का अगर किसी एक कंपनी की डिलीवरी से ट्रस्ट उड़ जाए तो it will always tend to have diluted multiples क्योंकि investors will tend to trust lesser on that company's projects, announcements या उसके जितने भी बिजनेस प्लान्स हैं वो उसकी डिलीवरी जो उसके प्रायर परफॉर्मेंस है उससे रिलेट करते हैं। इसी तरह रीसेंट आईपीओ हुआ है आगा स्टील्स का, जो कि 32 रुपए पे आईपीओ आया, अब शेयर प्राइस जो है 15 रुपए। तो वो भी अगर आज बाकी एवरेज मल्टीपल से मार्केट के टैली करें तो वो उसकी प्रोजेक्टेड अर्निंग्स जो है आफ्टर द मीडा रोलिंग मिल वो गई 5 से 6 रुपए की, और शेयर प्राइस जो है 15 रुपए। तो ये भी बहुत चीपर मल्टीपल पे, लेकिन नो वन इज एक्चुअली कंसिडरिंग इट टू गेट इनटू दिस कंपनी और बाय इट एट द करंट प्राइस इवन। तो वो इसकी रीजन यही है कि जब आगा स्टील का आईपीओ आया है, आगा स्टील के पहले रिजल्ट्स आए आईपीओ के बाद, तो वो रिजल्ट्स काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थे क्योंकि उसकी पिछली प्रायर हिस्ट्री के अंदर से उसके मार्जिन्स कभी भी इस तरह से ड्रॉप नहीं हुए थे जिस तरह आईपीओ के बाद जो पहले रिजल्ट्स आए उसके अंदर हुए। तो जो थोड़ा सा लोगों को कंसर्न हो जाए जब मैनेजमेंट की कारकर्दगी के ऊपर, तो भी जो है इन स्टॉक्स की जो वैल्यूज हैं या इन स्टॉक्स के मल्टीपल्स जो है वो इम्पैक्ट होना शुरू होते हैं। सो बेहतर है कि स्मॉल कैप्स या जो स्टील या सिक्लिकल बिजनेसेस हैं इनको वैल्यू करने के लिए सबसे पहले जो मेरी रिकमेंडेशन होगी वो ये होगी कि आप इकॉनमी की डायरेक्शन देखें वो किस तरफ जा रही है, क्योंकि टॉप डाउन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है इन
कंपनीज के ऊपर, क्योंकि ये सिक्लिकल बिजनेसेस हैं और मार्केट के चेंजिंग साइकिल्स की, इकोनॉमी के चेंजिंग साइकिल्स की वजह से ये बहुत तेजी से इम्पैक्ट होते हैं। तो अगर इकोनॉमी जो है वो मॉनेटरी टाइटनिंग की तरफ जा रही है, जैसे हमारी इंटरेस्ट रेट जो है 15% कर दिए गए हैं, तो मॉनेटरी टाइटनिंग का इन कंपनीज के ऊपर खासा बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ये लेवरेज्ड प्लेयर्स होते हैं और इनके पास कैश नहीं होता, और ये जितनी भी अपनी इंपोर्ट्स कर रहे हैं रॉ मटेरियल की, ये जो है वो बोरिंग करके करते हैं। तो इनकी अगर आप के अंदर एक बहुत बड़ी कॉस्ट होगी फाइनेंस कॉस्ट। अगर आप अभी मोबाइल का भी फर्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आया उसको भी देखेंगे, तो हालांकि उसने अर्निंग्स और मार्जिन काफ़ी अच्छे पोस्ट किए हैं, लेकिन जो उसकी अर्निंग्स थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हुई हैं वो उसकी फाइनेंस कॉस्ट की वजह से आई हैं, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर डबल हो गई है नियरली। तो अच्छा, दूसरी चीज़, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं एंड यूर वैल्यूइंग सिक्योरिटीज फॉर अ होराइजन ऑफ 1 or more years, so now is probably the time to buy uh, growth stories rather than value companies. वैल्यू कंपनीज जो होती हैं, जैसे एतजाज ने आपको एक्सप्लेन किया होगा कि ऑयल एंड गैस सेक्टर किस तरह वैल्यू ट्रैप है इन्वेस्टर्स के लिए और क्यों नहीं परफॉर्म कर पाता। तो वैल्यू स्टॉक्स के अंदर जो है वो बेसिकली वो सेफ बेट्स होती हैं, और वो जब इकोनॉमिक साइकिल जो है वर्सन ऑफ हो रहा होता है, तो आप अपने पोर्टफोलियोज को स्विच करते हैं टूवर्ड्स वैल्यू स्टॉक्स। अच्छा, मेरा थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट इसको लेके ये है कि अभी एवरीवन इज रनिंग आफ्टर सेफ्टी, क्योंकि सबको लग रहा है हालात खराब है, सबको लग रहा है जो इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई है, सबको पता है कि इंटरेस्ट रेट्स ऑन द हायर साइड है, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी श्रिंक होगी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो markets are always forward oriented. Markets are always forward looking, or for an investor to win in stock market, he has to actually see what is going to come in the near future, how the dynamics are going to change in the near future, उसके हिसाब से उसको सिक्योरिटीज को वैल्यू करना चाहिए। तो पीक इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको ग्रोथ स्टोरीज लेनी चाहिए, क्योंकि पीक इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको जो है वो सस्ते रेट के ऊपर ग्रोथ स्टोरीज मिलती हैं, और जब वो इंटरेस्ट रेट्स मनूवर होके नीचे आना शुरू होंगे तो दीज स्टॉक्स आर एक्चुअली गोना गिव यू अ वेरी गुड रैली, और दैट विल बी a good selling point in the market for you to actually offload your holdings to the masses which are going to enter into these stocks when they will get the direction of monetary easing. तो आपको सस्ते रेट पे मिल रही हैं ये चीज़ें, बिकॉज हायर इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है। तो मैं जैसे कि कुछ पोर्टफोलियोज भी मैं मैनेज करता हूँ, तो हाँ, मैं तो अपने पोर्टफोलियोज को सिक्लिकल हैवी किया हुआ है अभी बहुत ज़्यादा, और इन द शॉर्ट टर्म मुझे मार भी पड़ी है, लेकिन सिंस 1 साल के होराइजन के ऊपर या आगे 1 से 2 साल के होराइजन के ऊपर मैं बाय कर रहा हूँ। तो आप पाकिस्तान का या किसी भी ग्लोबल इकॉनमी का या इमर्जिंग मार्केट्स का आप खुद भी अगर कंपेरेबल एनालिसिस करेंगे, तो जब मॉनेटरी टाइटनिंग होती है तो प्राइसेस बिल्कुल माइल्ड हो जाती हैं स्टॉक्स की, खासतौर पे ग्रोथ स्टोरीज की, और जब मॉनेटरी ईजिंग वापस स्टार्ट होती है और इकोनॉमीज चार्ज होती हैं, तो ये स्टॉक्स बहुत तेजी से रैली करते हैं। तो दिस इज एक्चुअली अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन ग्रोथ स्टोरीज। परफेक्ट, परफेक्ट। और मैं अपना सरनेम चेंज कर लूंगा, अब मुगल रख लूंगा, खिजर मुगल। चलें, सवाल लेते हैं, क्वेश्चंस ले लेते हैं। प्लीज माइक रिक्वेस्ट करें, लेफ्ट साइड में जो नीचे आइकॉन है उसके बाद हैंड रेज करें, और प्लीज म्यूट कर लिया करें, जैसे ही आपको माइक मिलता है ना म्यूट कर लिया करें। आकिफ, प्लीज गो अहेड। आकिफ, यार आकिफ, आपने हैंड रेज किया हुआ है बड़ी देर से, प्लीज गो अहेड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, कामरान साहब, तो आपकी आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही है, थोड़ा लाउड बोलिएगा, 1 मिनट। इसके बाद जी जी, आप बोले, किसकी आवाज़ आ आवाज़ रही है? थोड़ा सा इशू हो रहा है। जी सर, मेरा एक सवाल है कि जैसे अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई स्टील सेक्टर के बारे में। हमारे यहाँ माशाल्लाह से पाकिस्तान स्टील
हमारे यहाँ बहुत अच्छी-अच्छी स्टील्स कंपनीज़ हैं। मेरा एक सवाल है, जो हमारी ऑटोमेकर पॉलिशिंग जो इतनी अच्छी-अच्छी गाड़ियाँ बनाती है, ये 2005 के बाद से जो ऑटो स्टील सेक्टर में जो गाड़ियाँ हैं, वो उनकी क्वालिटी क्यों पुअर होने लगी है? मेरा एक सवाल है, मासूमाना सवाल है। आप प्लीज़ इसका जवाब दे सकते हैं? थैंक यू। गो अहेड भाई, ताहा भाई। अच्छा, आप बेसिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर आके आपने सवाल किए, तो गाड़ियों की क्वालिटी पुअर होना, इसके ऊपर मैं एक्चुअली कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटोमोबाइल जो व्हीकल्स जितनी भी मैन्युफैक्चर हो रही हैं, उसके अंदर जो है वो लोकल फ्लैट स्टील इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा सप्लाई नहीं करती माल, और वो अपने इंटरनेशनल अप्रूव वेंडर से ही स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। तो ये तो कंपनीज की इटसेल्फ एबिलिटी के ऊपर बात है कि वो क्वालिटी के ऊपर क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। इससे मेरे ख्याल से स्टील इंडस्ट्री का कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है। मुदस्सर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम जी, मुदस्सर बात कर रहा हूँ। वालेकुम जी भाई। ये पहले ताहा साहब का बहुत-बहुत शुक्रिया, उन्होंने इतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे साथ शेयर की, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया ये स्पेस अरेंज करने का। मेरे 2 छोटे से क्वेश्चन हैं। पहला जो आपने ज़िक्र किया कि जो मैक्रो एनवायरनमेंट है, आप समझ रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो पीक हो गए हैं और आगे जो है सिक्लिकल स्टॉक जो हैं, वो अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। लेकिन उस पे मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी इन्फ्लेशन जो है इज़ ऑलमोस्ट डबल देन द इंटरेस्ट रेट्स, राइट? 30% के करीब है, और जो इंटरेस्ट रेट है वो 15% के करीब है। तो आपको लग रहा है कि ये पीक जो है वो ऑलरेडी आ गई है? तो दिस इज़ द राइट टाइम, और वी शुड वेट फॉर अनदर कपल ऑफ मंथ्स के जो पॉलिटिकल सिनेरियोज़ हैं वो भी थोड़े सेटल डाउन हो जाएँ और चीज़ें क्लियर हो जाएँ? एक तो ये क्वेश्चन है, और दूसरा स्टील सेक्टर से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है आगा, और अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ आगा को और मुगल को, तो आपने बड़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी, जिस तरह के वो डाइवर्सिफाइड प्लेयर है मुगल, और आगा जो है वो इज़ अ न्यू प्लेयर। लेकिन आगा के जो मार्जिन्स हैं, अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट देखें, तो दे आर ऑलवेज बेटर देन एनी अदर लिस्टेड स्टॉक्स, स्टील स्टॉक्स इन पीएसएक्स, और कंसिस्टेंट मार्जिन अबव 20% है, जो कि स्टील में शायद इतने कॉमन नहीं है। और और शेयर प्राइस भी जो है वो काफ़ी नीचे है। तो अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि एज अ मैनेजमेंट क्रेडिबिलिटी, आगा जो है उसको मार्केट कैसे देखती है इन टर्म्स ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, वो तो उस पर ज़रा थोड़ी सी अगर रोशनी डाल सके तो। ये 2 चीज़ें। थैंक यू। जी मुदस्सिर, थैंक यू सो मच। आपने बड़े दोनों अच्छे सवाल किए हैं। और अच्छा, मैक्रो एनवायरनमेंट के ऊपर मैं थोड़ा सा कमेंट कर दूं। अ, हमारे यहाँ जो है इंटरेस्ट रेट हाइक से जो है ना, एक्चुअली और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप देखें हमारे यहाँ जो की टूल है टू लोअर डाउन इन्फ्लेशन, वो यूज़ तो मॉनेटरी पॉलिसी को ही किया जाता है, लेकिन उसके खासे इम्पैक्ट जो है वो बिजनेसेस के ऊपर भी पड़ते हैं। और अगर आप इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, तो पाकिस्तान इज़ नॉट अ कंज्यूमर लेंडिंग इकॉनमी। हमारे यहाँ क्रेडिट कार्ड्स पे परचेजिंग इतनी कॉमन नहीं है जितनी वेस्ट के अंदर है। तो एक बहुत डायरेक्ट या बहुत रिएक्शनरी इम्पैक्ट एकदम से नहीं आता इनटू इन इन स्लोइंग डाउन योर इकोनॉमी थ्रू हाइकिंग इंटरेस्ट रेट। तो मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन 30 क्या 40% हो जाए, तो आप 40% तो नहीं कर देंगे ना रेट को ले जाके। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ शायद फर्दर अब रूम नहीं है इंटरेस्ट रेट हाइक्स का, फर्दर मॉनेटरी टाइटनिंग का। रीजन बीइंग कि आपकी पब्लिक सेक्टर डेट भी है, वो भी आपको सर्विस करना है। आपकी फिस्कल साइड के अंदर भी प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, बल्कि ऑलरेडी आ रहा है। दूसरा, एक्सटर्नल साइड पे हम वैसे ही फंसे हुए हैं, क्योंकि हाँ, दूसरा टूल जो हमारी इकॉनमी को स्लो डाउन करने के लिए यूज़ होता है, जो कि बहुत ड्रास्टिकली इम्पैक्ट करता है इकॉनमी को स्लो डाउन करने के लिए, वो है आपकी करेंसी डिवैल्यूएशन। तो वो हमने करेंसी को तो बहुत टाइट रखा हुआ है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि इम्पोर्ट्स के ऊपर एक ड्रास्टिक इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। और मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर मेरा व्यू तो यही है कि इंटरेस्ट रेट पीक कर गए हैं, तो विद द पीकिंग इंटरेस्ट रेट आई एम अज्यूमिंग नो मोर हाइक्स। आई एम अज्यूमिंग स्टेटस को इन द कमिंग फर्दर मॉनेटरी है कि स्टेटस को ही रहेगा। और अगर कोई भी इंडिकेशन, जैसे आपकी इंपोर्ट्स अब कंट्रोल में आ गई हैं और रिजर्व्स अगर बिल्ड होना शुरू होते हैं, हमें एड्स मिल जाती हैं,
तो हमारा करंट अकाउंट भी अगर कंट्रोल में आता है तो मैक्रो एनवायरनमेंट थोड़ा सा ईज ऑफ होना शुरू होगा, जिसकी वजह से आई थिंक कि मार्केट की मल्टीपल्स को री रेट होना होते हुए आपको थोड़ा जल्दी नज़र आ जाए। तो उस बेसिस पे आई थिंक जब भी मार्केट के मल्टीपल्स री रेट होते हैं तो आप हिस्ट्री निकाल के देख लें तो जो स्टॉक्स रैली करते हैं वो हमेशा सिक्लिकल बिजनेसेस होते हैं या स्मॉल कैप आइडियाज होते हैं। सो फॉर it's a more aggressive approach to manage your portfolios, but I think now is the right time to actually invest into cyclical or growth stories rather than value companies. ताहा भाई, आपने मेरे एक फेवरेट स्टॉक को किसी खाते में ही नहीं रखा, INIL को। उससे मैंने तो एग्जिट किया हुआ है बहुत पहले, लेकिन चार्ट देखता रहता हूँ उसको। मैं इसलिए प्रेफर करता था कि वो एक तरह की होल्डिंग कंपनी है। इंटरनेशनल स्टील और पाकिस्तान केबल उसकी सब्सिडरीज हैं। तो हाउ डू यू सी INIL? अच्छा, नहीं सॉरी खिजर भाई, इसके ऊपर बात नहीं हो पाई। आईएनआईएल एक्चुअली होल्डिंग कंपनी है, जिस तरह पैकेजेस है, सही कह रहे हैं आप। बट आप देखें हमारी यहाँ होल्डिंग कंपनीज को इन्वेस्टर्स जो है उस तरह से परसीव नहीं करते उनकी वैल्यू को, इसलिए जो है वो कभी री रेट नहीं हो पाती कंपनीज। तो आईएनआईएल को भी एक्चुअली जो है वो एक सिक्लिकल फॉर्म की तरह ही या सिक्लिकल फर्म की तरह ही ट्रीट किया जाता है। और आप अगर देखें तो वो अपने कंपेरेबल के साथ ही मूव करती है, और उसकी और आईएसएल की परफॉर्मेंस भी आपको बड़ी आइडेंटिकल मिलेगी, क्योंकि सारे प्रॉफिट्स जो हैं आईएसएल के वो आईएनआईएल के अंदर ट्रांसलेट होते हैं। तो फॉर आईएनआईएल टू परफॉर्म एक्चुअली आईएसएल को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि आईएनआईएल थोड़ा सा डिप्रेस्ड ही रहेगी, क्योंकि अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है फ्लैट स्टील के अंदर, मैंने आपको बताया एक्सेस सप्लाई है, डिमांड से ज़्यादा सप्लाई अवेलेबल है। प्लस दूसरा मुझे लोगों को पीपल आर सीकिंग एंड वेटिंग टू एक्चुअली कि किसी तरह रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर कोई ज़रा सा ईज ऑफ आए और रशिया यूक्रेन वॉर एंड हो, तो जो है इकॉनमीज बेहतर हो, ऑयल प्राइसेस थोड़ी सी सॉफ्ट हो, कमोडिटीज़ का प्रेशर ईज ऑफ हो, तो हमारे यहाँ एक अच्छा इम्पैक्ट है। अच्छा, वैसे तो आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट टाइम टू कम, बट फ्लैट स्टील इंडस्ट्री के स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूँ कि जिस दिन रशिया यूक्रेन वॉर एंड होगी और उसके थोड़े अरसे बाद जो है एक थ्रेट दोबारा क्रिएट हो जाएगी फॉर द फ्लैट स्टील इंडस्ट्री, क्योंकि रशिया यूक्रेन से दोबारा से डंपिंग शायद स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अभी तो फ्रीज हुई हुई है, वहां से माल नहीं आ रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वहां से सप्लाई रुकी है तो यहाँ डिमांड इतनी स्लो डाउन हो गई है, और क्या कहते हैं अब इकोनॉमिक साइकिल ही हमारा बिल्कुल चेंज हो गया, जिसकी वजह से ये स्टॉक्स या इन कंपनीज की परफॉर्मेंस और डिप्रेस हो गई है। लेकिन जब ये बेहतर होगा मामला और रशिया यूक्रेन वाला मामला बेहतर होगा तो सूनर और लेटर वहां से डंपिंग भी दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो फॉर international steels and ISA steel and this sector to actually trigger a great rally, इनके स्ट्रक्चरल इश्यूज के ऊपर जो है वो मामलात को पहले ठीक करना पड़ेगा। जैसे अगर आप 2017 या 16 में याद करें, जब आईएसएल ने पहली पहली बार जो है वो अच्छे प्रॉफिट्स दिखाना शुरू किए थे एंटी डंपिंग ड्यूटी के बाद, तो स्टॉक के मल्टीपल्स जो है वो 15-16 टाइम्स री रेट हो गए थे। लेकिन इस बार 2020-21 के अंदर जो है उससे भी ज़्यादा सुपीरियर प्रॉफिट्स आए, लेकिन स्टॉक जो है वो 100 रुपये ही क्रॉस नहीं कर पाया, क्योंकि एवरीवन न्यू एवरीवन न्यू द स्ट्रक्चरल इश्यूज विद दीज कंपनीज के इनके ये जो प्रॉफिट्स हैं वो टेम्पररी हैं और वो डाइल्यूट हो जाएंगे आगे जाके। सही। थैंक यू ताहा भाई। मसूद साहब, प्लीज गो अहेड। मसूद। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम ताज साहब। सलाम जी, गो अहेड भाई। हाँ जी जी, वालेकुम सलाम। मैं 2-3 चीज़ें जो रिलेट करना चाहूँगा। एक तो जो रॉ मटेरियल है वो मेजर है स्क्रैप, और उसकी इन्वेंट्री अवेलेबल है, उसके ऑर्डर्स दिए हुए हैं। तो अगले पीरियड में काफ़ी चांसेस हैं आफ्टर दिसंबर, और दिसंबर में बड़ी हैवी पेमेंट्स आ रही हैं पाकिस्तान की डॉलर में। तो अगर डॉलर की प्राइस बहुत इंक्रीज़ हो जाती है, दूसरा पाकिस्तान में एनर्जी की प्राइस भी इंक्रीज़ होने लग रही है, तो और तीसरा ये कि उन्होंने ऑर्डर दिए हुए हैं महंगे रेटों पे और इंडस्ट्री स्लो डाउन हो रही है। तो ये तीनों चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो फिर तो ये नहीं लगता कि अगले 6 महीनों में ये बहुत बुरी सिचुएशन बन सकती है। इस पे ज़रा
रोशनी डालें। जी थैंक यू मसूद। जी डॉलर की पेमेंट्स का आप सही कह रहे हैं कि वो आ रही हैं। दूसरा आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि जो है आपके इंपोर्ट्स की प्रेशर की वजह से जो है वो करेंसी फर्दर डिवैल्यू हो सकती है। अ, तीसरी चीज़ जो आपने बताई कि इकॉनमी के अंदर जो प्रेशर चार्ज होगा इस वजह से, और इन कंपनीज के ऊपर क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अच्छा दूसरी इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि मैंने आपसे जैसे वैल्यू करते वक्त कंपनीज को मैंने जो एक बात की थी कि आपने देखना है कि क्या प्राइस इन हो चुका है और क्या प्राइस इन नहीं हुआ। तो अगर आप पाकिस्तान स्टील स्टॉक्स को देखें या इवन ओवरऑल पाकिस्तान मार्केट को देखें तो वो अपना एक्चुअली वर्स प्राइस इन कर चुकी है। अगर पाकिस्तान का आपको कोविड का मैं प्राइस टू बुक मल्टीपल बताऊं तो पाकिस्तान वाज ट्रेडिंग एट 1.8 टाइम्स इन कोविड। 2008 का जो क्रैश था उसके अंदर पाकिस्तान वाज ट्रेडिंग एट अराउंड 1.7 टाइम्स 1.6 टाइम्स ऑफ प्राइस टू बुक। आज अगर आप पाकिस्तान की मार्केट का प्राइस टू बुक मल्टीपल निकालेंगे तो इट्स ट्रेडिंग एट लेसर देन 1.5। तो एक्चुअली हम सारे उन शॉक्स से भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं अभी। तो एक्चुअली यहाँ पे शायद इन स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती भी मुझे इसलिए नज़र नहीं आ रही स्पेसिफिक टॉकिंग इन स्पेसिफिक टू स्टील स्टॉक्स के। एक तो पहली चीज़ अगर आप स्टील के अंदर स्टडी करें तो मैं फ्लैट स्टील तो वैसे पिच नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ लॉन्ग स्टील के अंदर मैं जो है वो आपको जो है इसके ऊपर रोशनी डाल रहा हूँ डायनामिक्स के ऊपर कि जो एक बड़ा चेंज जो हो रहा है लॉन्ग स्टील के अंदर वो ये हो रहा है कि अगर आप खुद भी तहकीकात करें तो जो शिप ब्रेकिंग यार्ड है जो कि फ्रेगमेंटेड या सब स्टैंडर्ड स्टील मार्केट का एक बड़ा सप्लायर है वो एक्चुअली काफ़ी इनएक्टिव हो गया, और जिसकी वजह से जो है वो जो स्मॉल प्लेयर्स हैं जो कि प्राइसिंग मैकेनिज्म को या सप्लाई साइड को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते थे वो एक्चुअली मार्केट से आहिस्ता आहिस्ता आउट हो रहे हैं। खाली शिप ब्रेकिंग यार्ड के पास लेसर माल अवेलेबल होने की वजह से नहीं, बल्कि जो मैंने आपको बताया जैसे कि जो स्टील बिजनेसेस हैं उनका जो पाकिस्तान के अंदर मेजर जो शेयर है वो है रोलिंग मिल्स का, जो कि छोटी फ्रेगमेंटेड मार्केट है। बहुत सारे 300 से ज़्यादा रोलिंग मिल्स हैं जो मार्केट के प्राइसिंग मैकेनिज्म को ख़राब करती हैं। सिंस वो बहुत स्मॉल कंपनीज होती हैं तो वो करती है क्या है कि वो इंडिया से या जो इस तरह के नेशंस है चाइना से वो डंप की भी रोलिंग मिल्स को अपने पास खरीद के इंस्टॉल करती हैं, और वो उसको 2 से 3 साल चलाती हैं और फिर कमाने के बाद पैसे को उसको मिल को रिटायर कर देती हैं या स्क्रैप कर देती हैं। अच्छा सिंस दीज कंपनीज एक्चुअली वर्क ऑन क्रेडिट, ये कैश रिच कंपनीज नहीं होती हैं और ये एक्चुअली बोरोइंग करके सारा काम करती हैं। तो जब भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स चार्ज होते हैं या मॉनेटरी टाइटनिंग होती है तो इन कंपनीज के प्रॉफिट्स बहुत तेजी से स्क्वीज हो जाते हैं, और जो ये एलसीज खुलवाते हैं इनके ऊपर इनको इतनी भारी पेमेंट्स करनी पड़ती हैं कि ये एक्चुअली दे डोंट टेंड टू मेक एनी मनी। तो वो अपनी मिल्स को ज़्यादा जल्दी स्क्रैप कर देती हैं इन डाउनवर्ड स्पाइरलिंग इकोनॉमिक साइकिल, जिसकी वजह से जो मार्केट शेयर है वो एक्चुअली लिस्टेड या जो आपकी इंटीग्रेटेड मिल्स हैं या जो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिसमें अमरेली, मुगल, आगा, नवीना, फैजान या बहुत सारे नॉन लिस्टेड प्लेयर्स भी हैं, उनके पास इसका मार्केट शेयर आ जाता है। तो अगर लेट्स सपोज जो कि थोड़ा सा और स्लो डाउन लगता है नेक्स्ट 6 मंथ्स प्रेशर्स लगते हैं तो लेट्स सपोज के स्टील की टोटल डिमांड 5% जैसी और फर्दर इम्पैक्ट हो जाती है तो डिमांड तो 5% इम्पैक्ट होगी, मुझे लग रहा है सप्लाई उससे ज़्यादा श्रिंक हो जाएगी क्योंकि ये प्लेयर्स जो हैं जितना तेज़ी से बंद हो रहे हैं और तेज़ी से बंद होना शुरू हो जाएंगे। तो जो मार्केट में जो ओवरऑल पाए है अगर वो 5.8 मिलियन टन से श्रिंक होके टोटल डिमांड जो है 5.5 5.4 मिलियन टन रह जाती है तो मुझे लगता है शायद सप्लाई अवेलेबिलिटी उससे भी ज़्यादा कम हो जाए, जिसकी वजह से आई थिंक मार्केट शेयर्स ऑफ द लोकल लिस्टेड प्लेयर्स विल एक्चुअली ग्रो। और दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो वो ये भी हो रहा है कि जो ईज ऑफ क्रिएट हो रहा है फॉर दीज प्लेयर्स वो एक्चुअली स्लोइंग डाउन इन ग्लोबल इकोनॉमी हो रहा है। तो जितनी ग्लोबल इकोनॉमीज हैं वो स्लो डाउन हो रही हैं जिसकी वजह से जो है स्टील प्राइसेस वो और ज़्यादा माइल्ड हो रही हैं। अगर आप वर्ल्ड स्टील की रीसेंट प्रोजेक्शंस को देखेंगे या अगर आप चाइना के को क्लोजली फॉलो करेंगे तो चाइना इज एक्चुअली हैज स्टार्टेड टू स्लो डाउन जिसकी वजह से स्क्रैप प्राइसेस बहुत तेज़ी से नीचे आ रही हैं।
और बाकी स्टील प्रोडक्ट्स की प्राइसेस भी नीचे आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि शायद एक आध क्वार्टर ये थोड़े से फंसे रहे, लेकिन प्रॉबेबली प्राइसेस जो है इनकी, स्टॉक प्राइसेस वो जो है बहुत कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हैं, एंड दिस इज द राइट एंट्री पॉइंट। थैंक यू ताहा भाई। ताहा भाई 1.5 घंटा हो गया, आप प्लीज मुझे बता देना जब एंड करना हुआ। टू आई डोडन, टू आइड ओडिन, जैन सुलेमान, प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी भाई, गो क्या अहेड। बहुत अच्छा सेशन था, बहुत इंफॉर्मेटिव जो है चीजें इंफॉर्मेशन मिली है। काइंडली मुझे ना आईएसएल के थोड़ा सा लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछना था, क्योंकि वो आगे जो है फर्दर वो कह रहा है कि हम इसके जो एक बेसिक रॉ मटेरियल है फ्लैट स्टील का एचआरसी, वो कह रहा है हम तकरीबन 37-36 मंथ के अंदर हम खुद जो है मैन्युफैक्चर करेंगे। तो जिस तरह अब वो कह रहे थे कि एंटी डंपिंग ड्यूटी पड़ेगी अगर रशिया और यूक्रेन की वार थोड़ी सी नॉर्मलाइज तरफ आती है, तो फिर ये चीजें किस तरह आगे कंडक्ट होंगी, मतलब लाइक फिर वो आगे इसी तरह डिमांड कैरी ऑन रहेगी, या जो है डिमांड कम हो जाएगी, या जो सप्लाई का प्रेशर है वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज होगा। और दूसरा एक तो, और मेरा लॉन्ग पॉइंट स्टील के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन था, जिस तरह अमरेली स्टील के जो रिजल्ट आए हैं वो काफी बहुत से ब्रोकरेज हाउस की प्रोडिक्शन थी, अच्छे नंबर रिज्यूम कर रहे थे। एक ब्रोकरेज हाउस है जिन्होंने बहुत कम वोट पास ने नेगेटिव थी, लेकिन उनका ओवरऑल तो रिजल्ट सही आया, अर्निंग पॉजिटिव के अंदर थी, लेकिन उनका जो रेवेन्यू थे वो बहुत ज्यादा फॉल किया, लाइक 50% उनका रेवेन्यू जो है प्रीवियस क्वार्टर से काफी कम हो गया। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि आप जो है भाई उसका नेक्स्ट क्वार्टर जो है वो क्या देख रहे हैं, और उनकी जो सेल का जो उनकी सेल है वो किस को वो उन्होंने बेस बना के मतलब आगे को प्रिडिक्शन कर रहे हैं, एस्टिमेशन जो कर रहे हैं वो किस पे है, और उनका आगे क्रॉस मार्जिन क्या देख रहे हैं। और आगे अगर इसी तरह अगर उस रॉ मटेरियल की प्राइसेस गिरती रहेंगी, तो ऑलरेडी जिस तरह रिसेंटली फ्लैट स्टील ने जो लॉन्ग स्टील ने जो प्राइसेस डिक्रीज किए हैं, तकरीबन इफ आई एम नॉट 7,000 से उन्होंने कम की थी, और करंटली ट्रेड कर रहा है वो 223 के पे ट्रेड कर रहा है। तो और आगे इसका देख रहे हैं कि प्राइसेस कम होंगी, अगर इसकी भी प्राइसेस कम होंगी, तो मेरा नहीं ख्याल के मार्जिन को उनका जो रॉ मटेरियल है स्क्रैप के प्राइसेस कम होने से उनका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि फिर ऑलरेडी क्योंकि उधर से उनकी जो प्राइसेस है वो भी तो कम हो रही हैं। एक मेरा थैंक ये क्वेश्चन थैंक जी जी, क्विकली पूछ ले, दूसरा लंबा हो गया क्वेश्चन, चले बस टाइम इसी भी का काफी। बस इसी को थोड़ा सा आप कंक्लूजन की तरफ लेके चले, आए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू फॉर। जैन, थैंक यू जैन। ताहा भाई प्लीज गो अहेड। अच्छा, पहले तो आपने अमरेली के रिजल्ट्स के ऊपर बात की। अच्छा, अमरेली की जो है रेवेन्यू शॉर्टफॉल बिल्कुल आपने सही कहा, इसलिए आया क्योंकि अगर आप देखें तो सिंध के डीलर्स ने इस बार माल बिल्कुल नहीं खाया आफ्टर फ्लड्स। तो अमरेली क्योंकि सिंध का प्लेयर है, कराची का प्लेयर है, धाबेजी में इसका दूसरा प्लांट है, तो उधर काफ़ी मटेरियल्स जाते हैं। इनकी बड़ी डीलरशिप्स भी, ऑथराइज डीलरशिप्स भी वहाँ काफ़ी बड़ा काम करती हैं। तो एक तो ये इम्पैक्ट है जिसकी वजह से आपको रेवेन्यू कॉम्प्रोमाइज नजर आया, क्योंकि सेल्स उस तरह से चार्ज नहीं हो पाई इस क्वार्टर के अंदर। दूसरा, जो आपने ग्रॉस मार्जिन आपने कहा बड़ा इम्प्रूव नजर आया। अच्छा, अमरेली का ग्रॉस मार्जिन इम्प्रूव होने की जो खास वजह है वो कोई एक्चुअली कोई कोर बिजनेस डायनामिक का चेंज होना नहीं है। वो बेसिकली एक फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट है जो उन्होंने इस क्वार्टर में चार्ज कराई है, जिसकी वजह से उनका मार्जिन थोड़ा सा अपलिफ्टेड नजर आ रहा है। वैसे कोई इन्वेंट्री या कोई चीपर रॉ मटेरियल की वजह से उनका मार्जिन इम्प्रूव नहीं हुआ। वो एक फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट की एंट्री है जिसकी वजह से उनका मार्जिन इम्प्रूव होकर नजर आया है। दूसरा थैंक यू ताहा आपने जी जी जी, सॉरी, दूसरा गो अहेड। दूसरा आपका जहन आपने सवाल किया काफ़ी एक्सटेंसिव कि आईएसएल और फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर कि ग्लोबली जो है रशिया यूक्रेन के बाद क्या आउटलुक होगा, और अभी से प्राइसेस रीकलेक्ट होना शुरू हो गई। तो प्राइसेस तो देखें स्टील की, मैंने आपको बताया कि जो फ्लैट स्टील इंडस्ट्री है वो तो डायरेक्टली compete करती है विद इम्पोर्ट्स, और उनको तो प्राइसेस को फौरन अब माइल्ड करना पड़ जाता है, क्योंकि वो
अगर नहीं प्राइसेस को अपलिफ्ट करके रखेंगे और ग्लोबल स्टील प्राइसेस, जैसे मैंने आपको बताया, एचआरसी जो है वो जनवरी फरवरी के दौरान $1100 था और अब $600 है। तो $600 से तो $500 उसकी प्राइस विद इन 6 to 8 months नीचे आई है। तो वो तो अगर प्राइसेस को अपलिफ्ट करके रखेंगे तो इतनी ज़्यादा इंपोर्ट होगी पाकिस्तान के अंदर के ये जितनी इंडस्ट्री का टोटल साइज है इससे ज़्यादा शायद माल आ जाए पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इम्पोर्टर जो है वो आफ्टर इवन एंटी डंपिंग ड्यूटी दे विल बी बेटर ऑफ सेलिंग देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट इफ दीज कंपनीज विल कीप ऑन स्टिकिंग टू हायर प्राइसेस। तो ये वही स्ट्रक्चरल फ्लॉ है जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा था। तो आई थिंक के I am not in a favor of investing in a flat steel industry or any flat steel product right now. Shahriyar, please go ahead. जी अस्सलाम वालेकुम। था भाई आपसे एक सवाल ये था कि जैसे अभी आप एंटी डंपिंग उस पर ड्यूटीज़ को बता रहे थे, क्या जो लॉन्ग स्टील इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, क्या उसको भी एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ या उससे थ्रेट है? अगर आप इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, जो इम्पोर्ट है, किस तरह से ट्रीट होती है इंटरनेशनल इम्पोर्ट लॉन्ग स्टील की। थैंक यू। अच्छा, लॉन्ग स्टील के ऊपर मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि जो मैंने बताया कि एक स्ट्रक्चरल प्रोटेक्शन जो है गवर्नमेंट की तरफ से या नेशनल टैरिफ कमीशन ने जो अप्रूव की हुई है लॉन्ग स्टील को, वो मिली हुई है 30% रेगुलेटरी ड्यूटी जो है सरिये के ऊपर लगी हुई है। तो जो लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट जो भी है पाकिस्तान के अंदर, अगर आज के दिन में आप पूछें तो मेरे ख्याल से सरिया ना होने के बराबर इम्पोर्ट होता है। तो जो लॉन्ग स्टील मार्केट को जो वो थ्रेट जब भी चार्ज होती है वो होती है मार्केट के छोटे प्लेयर्स से, जो कि मैंने आपको बताया जो कि रोलिंग मिल्स हैं, या शिप ब्रेकिंग की एक्सेस एक्टिविटी की वजह से। तो इम्पोर्ट से फॉर नाउ कोई ऐसी थ्रेट नहीं है। और गवर्नमेंट मेरे ख्याल से सिंस वी आर नाउ इन IMF प्रोग्राम, तो हम जो है अपने आप को प्रेजेंट तो एज अ फ्री मार्केट इकोनॉमी करते हैं। तो आई डोंट थिंक के जो है कोई ड्यूटी स्ट्रक्चर के ऊपर कोई मुझे एज सच चेंज होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा। Heather San. Heather? अस्सलाम वालेकुम। ताया भाई से मेरे दो क्वेश्चन है। पहले ये कि जो न्यू इन्वेस्टर होता है तो उनके लिए जो स्टील सेक्टर है वो मतलब उनके एक्सेस में नहीं होता है, नॉलेज में नहीं होता है। जो अक्सर होता है वो फूड सेक्टर, ऑयल सेक्टर और ये केमिकल सेक्टर वाला। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि जो न्यू इन्वेस्टर होता है तो उनके लिए स्टील सेक्टर का जो है ना पोर्टफोलियो में स्टील सेक्टर जो है वो रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। दूसरा ये कि जो ऑयल सेक्टर है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर है, केमिकल और फूड सेक्टर है, तो उनके साथ आप स्टील सेक्टर को कैसे कंपैरिजन करते हैं इन पर्सपेक्टिव ऑफ पे आउट रेशो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये दूसरा Thank क्वेश्चन है। और आखिर में ये है कि अगला जो प्रोग्राम है उसमें अगर आप ऑयल सेक्टर और केमिकल सेक्टर अगर शामिल करें तो अच्छा रहेगा न्यू इन्वेस्टर के लिए। थैंक यू। thank you भाई। अच्छा, स्टील्स के पे आउट के ऊपर आपने सवाल किया, तो स्टील इंडस्ट्री जितनी भी अभी पाकिस्तान के अंदर और रीसेंट लिस्टिंग्स हैं अगर आप देखें, बहुत पुरानी लिस्टिंग्स नहीं है जिस तरह आप ऑयल एंड गैस सेक्टर से कंपेयर कर रहे हैं। और मैंने आपको वैसे ही जो कैटेगोरिकली काफ़ी बार अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि ये कंपनीज जो है बोरोइंग पे रिलाई करती हैं और ये कैश रिच कंपनीज नहीं है। तो और ये री इन्वेस्टमेंट या ग्रोथ फेज के अंदर ही हैं सारी कंपनीज। और तो ये अभी स्टेबल बिजनेस साइकिल को अचीव नहीं कर पाई हैं, तो ये पे आउट्स तो मेरे ख्याल से इन कंपनीज से इस तरह से एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। कुछ कंपनीज दे भी देती हैं पे आउट अगर मैसिव प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाती हैं, जैसे लास्ट ईयर मुगल ने सेकंड क्वार्टर के अंदर, हाफ ईयर के अंदर थोड़ा सा पे आउट किया था, बट वो कोई लुक्रेटिव पे आउट नहीं कर पाती हैं कंपनीज। सो इफ यू आर investing any steel company, I would suggest that you should invest on the basis of capital upside only and not the dividend yield. अच्छा, ये नईम की थे अब्दुर्रहमान वो भाई। उन्होंने शायद मेरे कमेंट किया हुआ है इस पोस्ट के ऊपर कि उनको अनम्यूट जी करके जी, अपना सवाल ले लें। नईम मुझे तो नजर नहीं आ रही यहाँ पे। अच्छा अब्दुर्रहमान भाई, गो हेड, मैं चेक करता हूँ।
मुकीत नहीं, मैं ये लिसनर हैं एक। अस्सलाम अच्छा वालेकुम प्लीज ताहा भाई, जी अस्सलाम वालेकुम जी ताहा जी गो भाई अहेड। एंड खिजर भाई। खिजर भाई, ताहा भाई से दो क्वेश्चन थे स्टील सेक्टर से रिलेटेड, बोथ आर रिलेटेड टू आगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू करना चाहूँगा ताहा भाई का, बहुत इंफॉर्मेटिव और इंसाइटफुल डिस्कशन थी। अच्छा, क्वेश्चंस ये हैं कि आगा का अगर बिजनेस देखें तो उनके मार्जिन्स जो हैं वो अमरेली और मुगल का जो स्टील बिजनेस है, आयरन बिजनेस, उससे 5-10% ग्रॉस लेवल्स पे ज़्यादा हैं। तो इसकी मैं एक वजह जो मुझे लगता है वो है कि उनका जो रॉ मटेरियल वो इंपोर्ट करते हैं उस पे 0% ड्यूटी है, बट स्क्रैप पे 5% है। तो ये मैं तहा भाई से कंफर्म करना चाह रहा था। और सेकंड क्वेश्चन था कि आगा की जो मेल्टिंग कैपेसिटी है वो 450,000 टन है, बट उनकी जो रोलिंग कैपेसिटी है वो अभी भी 250 है। बट आगा ये ऑप्शन क्यों नहीं कंसिडर करता कि वो मेल्ट करके बिलेट मार्केट में सेल कर दें, क्योंकि ऑलरेडी उनके मार्जिन इतने ज़्यादा हैं। तो अगर वो उस तरह से भी काफ़ी प्रॉफिटेबल, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, तो ये उनके लिए इतना डिफिकल्ट क्यों है? ये दो क्वेश्चन थे। अच्छा ठीक है, थैंक यू अब्दुल रहमान जी। बार बार लोग आगा पे घूम के आ रहे हैं। एक्चुअली कुछ चीज़ें जो थोड़ा सा मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा रिलेटेड टू आगा कुछ, लेकिन खैर, आगा स्टील्स के ऊपर आपने सही कहा। जो एक रॉ मटेरियल है जो आगा स्टील्स कैटेगोरिकली अपनी किताबों में लिखता नहीं है, लेकिन वो सिंस उसके पास इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है, सो इट्स एट एन एज ऑफ यूजिंग डायरेक्ट रिडक्शन आयरन एज अ रॉ मटेरियल। बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल हो जाएगी अगर मैं एक्सप्लेन करने चला जाऊँ डायरेक्ट रिडक्शन आयरन होता क्या है, तो लेट्स स्किप इट। हाँ, बट आपकी बात सही है कि डायरेक्ट रिडक्शन आयरन के ऊपर आज के दिन में ड्यूटी जो है वो ज़ीरो है। तो आगरा स्टील जो है अपने स्क्रैप मिक्स के साथ, मतलब जो भी रॉ मटेरियल मिक्स है उसके साथ 30 to 40% जो है डायरेक्ट रिडक्शन आयरन मिक्स करके यूज़ करता है। बाकी कंपनीज क्यों नहीं यूज़ करती हैं? क्योंकि बाकियों के पास इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस नहीं है, सबके पास इंडक्शन फर्नेस है। सिर्फ लिस्टेड स्पेस में आगा स्टील एक कंपनी है जिसके पास इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है, तो वो डायरेक्ट रिडक्शन आयरन यूज कर सकती है। अच्छा, दूसरा इशू जो है कि आगा स्टील की जो मेल्टिंग कैपेसिटी है वो 4.5 लाख टन है, लेकिन रोलिंग जो है वो 2.5 लाख टन है। अब दूसरी चीज़ और देखें कि वो यूटिलाइजेशन लेवल्स में बहुत पुअर है इन कंपैरिजन टू अदर स्टील इंडस्ट्रीज, अदर स्टील कंपनीज। आगा स्टील के कुछ मेजर इश्यूज में से सबसे बड़ा इशू इज सोर्सिंग ऑफ डायरेक्ट रिडक्शन आयरन। डायरेक्ट रिडक्शन आयरन जो आगे यूज करता है या इंपोर्ट करता है वो करता है ओमान से सोर्स करता है। अच्छा, और डायरेक्ट रिडक्शन आयरन इज नॉट रेडीली अवेलेबल लाइक स्क्रैप, प्लस द सोर्सिंग इज नॉट सो इजी बिकॉज इट्स सेल्फ कंबस्टेबल। अगर आप उसको एयर में छोड़ देंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसमें आग लग जाती है। तो वो कंटेनर्स के थ्रू इंपोर्ट होता है और एक स्पेसिफिक टाइमलाइन के थ्रू ही आगा को मंगा के रखना होता है, जो कि वो पूरे साल चलाते हैं। तो वो काफ़ी ट्रिकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उनकी। दूसरा, उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी के ऊपर बहुत सारे सवाल आते रहते हैं कि वो मार्केट में क्यों नहीं पेनिट्रेट करता। हायर ग्रॉस मार्जिन है, ग्रॉस मार्जिन इम्प्रूव्ड होने की रीज़न भी डायरेक्ट रिडक्शन आयरन है, जिसकी जो कि एक्चुअली स्क्रैप से आज के दौर में अगर आप देखें स्क्रैप 400-450 डॉलर, तो डायरेक्ट रिडक्शन आयरन $380-390 पे इनको मिल जाता है। तो एक तो जीरो ड्यूटी प्लस अवेलेबिलिटी ऑफ डायरेक्ट रिडक्शन आयरन DRI एट अ चीपर प्राइस देन स्क्रैप, ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आगा के मार्जिन जो है इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा अच्छे हैं। बट इट व्हाई it is not utilizing its competitive edge of margins to penetrate more in the market with a lesser वो with cheap price strategy, अपने prices को थोड़ा सा compromise करके वो penetrate कर सकता है, बाकी मार्केट का प्राइसिंग मैकेनिज्म डिस्टर्ब कर सकता है और मार्केट शेयर रीड कर सकता है। ये बहुत ही कॉमन सवाल है जो कि हर इन्वेस्टर सोचता है, या कोई भी बिजनेसमैन अगर इसको पॉन्डर करे तो वो यही बोलेगा कि मैं क्यों नहीं कर रहा, ये तो बहुत इजी एक राउट है टू एक्चुअली विन द मार्केट। बट ये कोई बिजनेस स्ट्रेटेजी है शायद उनकी, वो नहीं करते इसको परसू। बट ऑफ कोर्स एज एन इक्विटी इन्वेस्टर, इफ आई सी दैट दिस कंपनी इज एक्चुअली not pursuing this strategy to make the market in the coming future, या वो ऑलरेडी इस चीज को जो है यूटिलाइज नहीं कर रहा अपने एडवांटेज को, तो आपके सामने उसकी स्टॉक प्राइस डिप्रेस्ड ही है। और शायद इट्स आल्सो शेकिंग द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस अगेन एंड अगेन that despite this huge competitive advantage, why is Aga not aggressively penetrating into the market with the pricing strategy it should?
मुकीत आप शायद लैपटॉप पे होंगे क्योंकि आई कांट सी यू इन दिस स्पेस, सो अगर आप लैपटॉप से सुनते हैं ना तो वो माइक वगैरह नहीं होता उनके पास। अदील भाई आप गो अहेड एंड वी कीप इट द लास्ट क्वेश्चन। अदील। थैंक यू वेरी मच हैदर साहब। भाई थैंक सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा ट्रिब्यूट आपको देना चाहूंगा। यू आर वन ऑफ द रेयर एनालिस्ट जिन्हें मैंने सुना है, और दे आर ब्रेव एनफ जिन्होंने ये कहा है कि ओके लेवरेज्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करें, इट्स अ टाइम, थिंग्स आर बॉटम आउट। इस किस्म की स्टेटमेंट अमूमन इन एनालिस्ट से सुनने को नहीं मिलती। नॉर्मली वो ब्लू चिप सेफ कंपनीज ही सजेस्ट कर रहे होते हैं। सो कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन सर, सवाल ये है कि फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्हाट इज योर टॉप पिक इन स्टील सेक्टर? एंड लॉन्ग टर्म मींस like at least 4-5 years, not 1 year or 2 years. What is your top pick? Thank you very much. Acha, for a horizon of 4 to 5 years, usually in a market of in a stock market or an economy like Pakistan, it's very tough to take bets for 4 to 5 years because economic cycles keep changing very often. हमारे यहाँ जो सारा जो साइकिल है वो अब जो है पहले 3-4 साल बाद जो है वो टर्मोइल की सिचुएशन क्रिएट होती थी, अब हर दूसरे साल हो जाती है, क्योंकि हम जब भी ग्रोथ ट्रिगर करते हैं, मॉनेटरी ईजिंग करते हैं, उसके बाद जो ग्रोथ ट्रिगर होती है उसकी वजह से हम, क्योंकि हेविली इंपोर्ट डिपेंडेंट नेशन है, तो हमारे करंट अकाउंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा, एक्सटर्नल अकाउंट बहुत बुरी तरह जो है डिसरप्ट हो जाता है। तो फिर हमें जो है मॉनेटरी टाइटनिंग और करेंसी डिवैल्यूएशन के थ्रू इसको कंट्रोल करना पड़ता है, जिससे बिजनेसेस बहुत तेज़ी से इम्पैक्ट होते हैं। तो फॉर होराइजन फॉर इन्वेस्टमेंट होराइजन आई डोंट नो कितने साइकिल्स बीच में आ जाएंगे, लेकिन आई कैन स्टिल कमेंट के अगर आपका होराइजन 4 से 5 साल का है और मुगल स्टील आपको अगर यहाँ 60 रुपए पे मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से आंख बंद करके ले लेना चाहिए। कैप लगेंगे मंडे को मुगल स्टील में। अब अभी बादशाह बाजार साहब नहीं है कैप वाली। आपका काफी इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है, प्लीज गो अहेड। बादशाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर जी, मेरा सवाल ये है कि ये सर ये की जो रेट है इसमें स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं, क्योंकि रेट कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, और इसके बाद जो है ना चांसेस क्या है, रेट ऊपर जाएगी या नीचे? थैंक यू। रेट के ऊपर बॉस, इट विल बी अ क्रिमिनल ऑफेंस अगर मैं आपको कमेंट करूं कि रेट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये तो अल्लाह ताला जानते हैं। मैं आपको खाली सिर्फ इन्वेस्टमेंट एडवाइस कर सकता हूँ कि मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है इन द गोइंग फॉरवर्ड, क्या होने जा रहा है, क्या लगता है मुझे होगा क्या, ये तो वक्त बताएगा, अल्लाह ताला जानते हैं बेहतर क्या होगा। तो रेट शॉर्ट टर्म पे ऊपर बहुत कमेंट करना मुश्किल होता है कि विद इन अ डे स्टॉक प्राइसेस किस तरह मनूवर करेंगी, क्योंकि मार्केट जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स से इम्पैक्ट हो रही होती है, पॉलिटिकल नॉइस से इम्पैक्ट हो रही होती है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स इन प्ले होते हैं। किसी बड़े प्लेयर की सेलिंग आ रही है मार्केट के अंदर, किसी म्यूचुअल फंड की रिडेम्पशन आ रही है या नहीं आ रही, या इस तरह की सिचुएशंस की वजह से कभी कभार रोल ओवर पीरियड होता है। यूजुअली लास्ट फ्राइडेज को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि जो लोग शॉर्ट्स होते हैं वो अपने कवर कर रहे होते हैं या रोल फॉरवर्ड कर रहे होते हैं अगर उनको कंटिन्यू करना है विद द फ्यूचर पोजीशंस। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इन द शॉर्ट टर्म विद द व्यू ऑफ नेक्स्ट 2 days क्या होगा, अगले हफ्ते क्या होगा, या अगले 2 दिन बाद क्या होगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट। थैंक यू ताहा भाई। ये हैदर और जैन आपने मेरे ख्याल क्वेश्चन कर लिए थे ऑलरेडी, तो आई थिंक वी शैल एंड। काफ़ी लंबी हो गई है, 2 घंटे हो गए हैं। ये तो मुझे ऑफिस जाते सुनी भी नहीं जाएगी कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ताहा भाई आपका शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दिया, बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। आई थिंक इट वाज लाइक अ बूट कैंप टू अंडरस्टैंड आवर not our steel but overall steel industry. Thank you very much everyone. ताहा भाई अच्छा, अगर कुछ ये कहना सॉरी चाहें एंड पे। खैजर भाई, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये मुकीत ने कुछ सवाल पोस्ट किए हैं मेरे पेज के ऊपर, तो जी गो ये ahead with those। तो यूसी अगर आप पढ़ सकते हैं तो प्लीज गो ahead।
अच्छा, कुछ इन्होंने कैपेसिटी जो आ रही है उनके हवाले से सवाल किया है कि प्राइस वॉर की सिचुएशन लगती है मुझे या नहीं लगती। दूसरा इन्होंने सवाल किया है कि what are the long term margins are you seeing in the Mughals copper business, or if I had missed that and you had already answered to that question। अच्छा, प्राइस वॉर की सिचुएशन के ऊपर थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ कि मैंने एक्चुअली अभी जैसे ब्रीफ किया है कि कैपेसिटीज तो ऑनलाइन हो रही हैं, आ रही हैं, कुछ आएंगी आगे। अब एक मेजर कैपेसिटी आगा की है पेंडिंग, अब उसकी डिलीवरी स्टेटस के ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता कि कितना सूनर और कितना अर्ली इसके ऊपर जो है वो अपनी कैपेसिटी को ऑनलाइन ले आता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि मैनेजमेंट कितना तेजी से काम करती है। जो मुझे अभी स्टेटस मालूम है कि आई डोंट थिंक इट्स कमिंग विद इन FY23, मुझे मुश्किल लग रहा है। दूसरा जो सवाल है कि क्या प्राइस वॉर की सिनेरियो में देख रहा हूँ, मैं प्राइस वॉर का सिनेरियो नहीं देख रहा, क्योंकि जो कंट्रोल ऑफ प्राइसिंग पावर है वो हमेशा फ्रेगमेंटेड मार्केट के पास होता है। फ्रेगमेंटेड मार्केट जो सब स्टैंडर्ड स्टील मार्केट है, इट्स वेरी कॉम्प्रोमाइज राइट नाउ। सो अगर आप बहुत सारे चैनल चेक्स के थ्रू मालूमात करेंगे तो काफ़ी जो रोलिंग मिल्स हैं वो तेज़ी से बंद हो रही हैं। एक नाम मैं कोट कर देता हूँ, फ़खरुद्दीन अकबर अली, अभी रिसेंटली एक मिल है जो बंद हुई है। तो इस तरह की बहुत सारी मिल्स हैं जो तेज़ी से बंद हो रही हैं। कुछ स्क्रैप यार्ड्स जो हैं वो खाली हो गए हैं। जो है वो शिप ब्रेकिंग कैरी करते थे, कुछ ने अपने बिजनेस को मनूवर करके किसी और बिजनेस में चले गए। जैसे अगर आपको याद हो कि होराइजन स्टील प्राइवेट लिमिटेड थी, उसका भी काम जो था वो बेसिकली पहले जो था वो रोलिंग मिल थी फॉर सरिया मैन्युफैक्चरिंग, अब वो जो है वायर रोड्स की मैन्युफैक्चरिंग में चला गया। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आई डोंट थिंक सो कि प्राइस वॉर ट्रिगर होगी। दूसरा, long term margins for Mughal's copper business is actually very hard to comment because Mughal has recently expanded and diversified into another sintered metal plant of copper, जो कि commission हो जाएगा by the end of this half year इंशाल्लाह। और उसके बाद जो है I assume इसकी copper capacity would nearly double। मार्जिन थोड़े से कॉम्प्रोमाइज होंगे और डिपेंड करता है किस फॉर्म में कॉपर को वो एक्सपोर्ट करते हैं। आइदर इट्स गोना बी एन इंगट फॉर्म और सिंटर्ड मेटल फॉर्म, ये कॉपर पैलेट फॉर्म, वो डिपेंड करता है। सो अगर वो इंगट की फॉर्म में करते हैं तो मार्जिन थोड़े से कॉम्प्रोमाइज होंगे, और अगर वो किसी और फॉर्म के अंदर करते हैं, कॉपर पैलेट फॉर्म के अंदर करते हैं, तो आई थिंक कि मार्जिन के ऊपर इतनी हिट नहीं आएगी। तो लॉन्ग टर्म मार्जिन कोट करना एक्चुअली वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट। And thank you Taha bhai, that's all thank from you. my side. Thank you so much Khizr bhai for keeping this very long and specific to steels एक discussion बहुत अच्छा रहा, and thank you all for attending, and inshallah going forward I hope के जो भी information हमने discuss की है through सरमाया वो यूज़फुल हो सारे इन्वेस्टर्स के लिए। एंड कोई भी अगर आप लोगों के सवाल हो तो यू कैन ऑलवेज पोस्ट रिगार्डिंग स्टील्स या मार्केट्स या किसी भी मैं और भी स्मॉल कैप्स बहुत सारे स्मॉल कैप्स भी कवर करता हूँ, तो किसी भी स्मॉल कैप इंडस्ट्री के हवाले से कोई सवाल हो तो यू कैन ऑलवेज क्वेश्चन। थैंक यू जी। और मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं कि अगर मैं मुगल का चार्ट देखूं ना तो वो एक राइजिंग वेज है, उसका ब्रेक डाउन दिया उसने 61 पे। तो ऐसा ना हो कि मंडे को आप खरीदने बैठ जाएं, उसको देख लेना कुछ दिन। अभी शायद ब्रेक डाउन हुई है उसकी प्राइस। तो लाइटर नोट पे कैप की बात कर रहा था मैं, तो जी प्लीज बिल्कुल उसको जरा टेक्निकली एनालाइज करके फिर आप उसमें बाय करें जब भी करना। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, मिलते हैं अगले हफ्ते को एक और सेक्टर और एक और टॉपिक के साथ। ताहा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का और एक्सप्लेन करने का। थैंक यू एवरीवन, एंजॉय योर वीकेंड।